हेलो दोस्तों, अगर आपको लगता है कि एक वकील की ज़िंदगी काले कोट और तारीखों तक सीमित है तो आज का पॉडकास्ट आपकी ये सोच बदल देगा। आज हमारे साथ हैं एडवोकेट रमन जैन जी, जिनसे हम सीखेंगे कानूनी दावपेच, सुनेंगे कोर्ट के किस्से और ये जान सकेंगे कि किस तरीके से जो लॉज हैं वो हमारी लाइफ को बेटर बना सकते हैं। न्याय मिलने में इतना समय क्यों लग जाता है? सबको सुन के ट्रायल कंप्लीट होती है, इसलिए इसमें समय लगता है। किसी भी प्रकार की व्हाट्सएप चैट कोर्ट में सबूत के तौर पर पेश की जा सकती है, कोरोबोरेशन ऑफ एविडेंस के तहत पेश की जा सकती है। आपके जीवन का अभी तक का सबसे कठिन केस कौन सा रहा? मर्डर केस में उसने बताया कि इसने राइट हैंड से कट मारा है, कटर से, परंतु राइट हैंड ही था ही नहीं, वो लेफ्ट हैंड ही था। डाउरी डेथ क्या होती है? डाउरी डेथ मतलब दहेज हत्या। FIR लिखवाते समय हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? जो घटना आपके साथ कारित हुई है, जिस व्यक्ति द्वारा वो घटना कारित कराई गई है, आप उसका हूबहू उल्लेख उस प्रथम सूचना रिपोर्ट में करें। जो युवा भी इस प्रोफेशन में नए हैं उनके लिए आप क्या सलाह देना चाहेंगे? धैर्य रखना, तथ्यों को समझना, समय का इंतजार करना, इसमें लगातार पढ़ते रहना। हेलो दोस्तों, अगर आपको लगता है कि एक वकील की ज़िंदगी काले कोट और तारीखों तक सीमित है तो आज का पॉडकास्ट आपकी ये सोच बदल देगा। आज हमारे साथ हैं एडवोकेट रमन जैन जी, जिनसे हम सीखेंगे कानूनी दावपेच, सुनेंगे कोर्ट के किस्से और ये जान सकेंगे कि किस तरीके से जो लॉज हैं वो हमारी लाइफ को बेटर बना सकते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर, आपकी वकील बनने की शुरुआत कहाँ से हुई? मेरी वकील बनने की शुरुआत मेरे फैमिली में जो मेंबर्स हैं, मेरे नाना नरसिंहपुर ज़िले के एक्स MLA रहे और काफ़ी अच्छे वकील थे फौजदारी के। मेरे मामा, मेरे चाचा, मेरी माँ, हम लोगों का बैकग्राउंड वकीलों का ही बैकग्राउंड रहा है। अच्छा, तो उन सभी से इंस्पायर होकर मैंने वकालत की। सर, आपने वकील बनने का सपना किस एज में देखा था कि आपने फैसला किया कि अब हमें आके वकील बनना है? वकील बनने का फैसला तो अन्ना आंदोलन के समय, जब मेरा जो दिमाग है इन चीज़ों में कहा कि सिस्टम कैसे चल रहा है, क्यों चल रहा है, ये चीज़ कैसे हो रही है, क्यों हो रही है, इसको जानने की जब मेरे को ललक हुई तो फिर मैंने ये फैसला लिया। तो अन्ना आंदोलन के समय ही मैंने वकील बनने का फैसला ले लिया। जब क्या एज रही हुई आपकी? मेरी उस समय एज 30 थी। 30 थी। अच्छा, फिर उसके बाद आपने LLB वगैरह की? मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ। इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से फिर मैं लॉ में शिफ्ट किया था। अच्छा, इंजीनियरिंग किस उसमें है? मेरा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। जब आप पहली बार कोर्ट गए थे, कैसा एक्सपीरियंस रहा था वहाँ आपका? पहली बार में तो शायद हियरिंग वगैरह शायद पे गए होंगे आप, या किसी के साथ गए होंगे? कोर्ट से मेरा काफ़ी पहले से नाता है। मैं देखना चाहता था कि ये एक अदालत एक जगह है जहाँ पे सभी प्रकार के लोग, सभी वर्ग के लोग आते हैं। सिक्का के दोनों पहलुओं को देखने का मौका मिलता है। आदमी को पहचानने की, समाज को समझने की, व्यक्ति को समझने की जो एक जगह है वो अदालत है। तो मैं इस अदालत के पेशे से पहले से ही काफ़ी इंस्पायर्ड था। मेरा हमेशा से रुख रहता था कि मैं इस प्रोफेशन में आऊँ, और फिर मैंने फाइनली मैं इसमें प्रोफेशन में था। जब आप वकील बने और तो आपके जो क्लोज थे, जैसे आपके फ्रेंड्स हो गए, परिवार वाले हो गए, उनका क्या रिएक्शन था? वकालत का पेशा एक काफ़ी शुरुआती दौर में फाइनेंशियली जो है पेशे में पैसा नहीं रहता है, एक अनसिक्योर्ड कैरियर है वकालत का। तो सभी लोगों का कहना था कि ये कैरियर आपके लिए अपॉर्चुनिटी नहीं है, परंतु मेरा ये मानना था कि सिर्फ जॉब करना, पैसा कमाना एक प्रोफेशन नहीं होना चाहिए। आदमी के अनुभव को सीखना चाहिए। इसलिए काफ़ी लोगों ने मुझे करेज भी किया, काफ़ी लोगों ने मेरे को डिमोटिवेट भी किया, पर मेरा निर्णय जो था अड़ग था कि मैं अब यही चीज़ करूँगा, और मैंने फिर इसमें आने का मन बनाया। कोई भी वकील रहता है तो कोई भी केस आने पे वो
कैसे डिसाइड करता है कि ये केस हमें लेना है या ये केस हमें नहीं लड़ना? ये कैसे आप लोग डिसीजन लेते हैं? ये केस लेना है या केस नहीं लेना, ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है। जो पक्षकार यदि हमसे आस लेके हमारे पास आ रहा है, हमारे पास उसने बोला कि हमें न्याय चाहिए और हमारे पास आया है, तो ये हमारी जिम्मेदारी होती है कि हम उसका पक्ष जो है अदालत के सामने रखें। तो ये पिक एंड चूज नहीं है, ये तो हमारा दायित्व है, तो दायित्व का निर्वहन हम करते हैं। जो वकीलों के ऊपर मूवीज बनाई जाती हैं, जैसी आपने देखी होंगी, उसमें जो वकीलों की लाइफ बताई जाती है और जो रियल लाइफ रहती है, उसमें और इसमें क्या अंतर है? मतलब रियल और रियलिटी में क्या आप डिफरेंस देख पाते हैं? जो मूवीज में जो वकीलों का जो किरदार बताया जा रहा है वो ग्लैमरस दिखता है। एक 3 घंटे की मूवी में चीज़ें ख़त्म हो जाती है, काफ़ी अच्छी डायलॉग्स होते हैं। जो हमारा जो पेशा है काफ़ी धैर्य रखने वाला होता है। उसमें 1-2 पेशी होती है, यहाँ पे हर एक केस की परिस्थितियों के हिसाब से केस चलता है। 40-50 से ज़्यादा पेशियाँ भी हो जाती हैं। इसके बाद धैर्य रखना है, उसको समझना है, केस की स्टडी करनी है, घटना स्थल पे जाना है और संतुलन बनाए रखना है। कब कौन सी चीज़ किस समय पे करनी है, ये बहुत मायने रखता है। तो उतना ग्लैमरस नहीं है, मतलब कभी हमें सफलता भी मिलती है, कभी असफलता भी मिलती है। तो ये कभी दुख भी होता है, कभी अच्छा भी लगता है, लेकिन पिक्चर में सिर्फ एक ही पार्ट बताया जाता है। तो धैर्य का पेशा है हमारा, तो काफ़ी धैर्य से चलता है और पिक्चर में तो सारी चीज़ें जल्दी हो जाती है। इतना ग्लैमरस जो दिखाया जाता है उतना ग्लैमरस नहीं है। सर, जैसे कोई व्यक्ति किसी पे केस करता है या न्यायालय से न्याय की मांग करता है, तो न्याय मिलने में इतना समय क्यों लग जाता है? ये जो केसेस इतने सालों साल चलते रहते हैं, इसकी क्या वजह है कि ये इतने साल तक पेंडिंग होते जाते हैं, डेट मिलती जाती है आगे की? ये क्या रीज़न है इस चीज़ का? एक तो ये अदालतों पे इतने सारे केसों का दबाव है, तो सबका नंबर अपने सीक्वेंस से आता है और एक फाइल में करीब 50 से 50 गवाह होते हैं। उन गवाहों को बुलाना, उनकी परिस्थितियों कि कभी वो आ पाते हैं, कभी नहीं आ पाते हैं, और सबको सुन के ट्रायल कंप्लीट होती है, इसलिए इसमें समय लगता है। जो कुछ विशेष अदालतें बनी हैं, जैसे पॉक्सो की अदालत है, उसमें सिर्फ पॉक्सो के केस जाते हैं। NDPS की अदालत है, भ्रष्टाचार अधिनियम की अदालत है। तो इन अदालतों को सेपरेट करके इनकी फास्ट ट्रायल में फास्ट ट्रैक पे इनको बनाया गया है, जिससे कि उन पर्टिकुलर केस जिससे विक्टिम को दिक्कत होती है डिले होने में, उसको कम किया जा सके। तो अदालतों के बोझ के कारण, केसों के बोझ के कारण और फाइलों में इतनी गवाह होने के कारण ये समय लगना वाजिब भी होता है। आपके जीवन का अभी तक का सबसे कठिन केस कौन सा रहा, जिस केस को आपको लगा हो कि यार ये बहुत टफ जा रहा है, या आपको स्टडी वगैरह खूब करना पड़ी हो, जिसमें आपको वास्तव में लगा हो कि यार जीवन का सबसे अभी तक का मुश्किल केस रहा है? नहीं, केस तो सब अपने परिस्थितियों के हिसाब से कठिन नहीं, मतलब उनको समझना पड़ता है। परंतु मुझे मेरे अनुभव में एक केस है जो एक पॉक्सो ही का केस था। पॉक्सो मेरे हिसाब से भारत का सबसे कठिन जो है कानून है, क्योंकि इसमें जो बर्डन ऑफ प्रूफ रहता है वो एक्यूज्ड की तरफ है, मतलब उसको आरोपी नहीं, उसको अपराधी मान के अदालत ट्रायल कर। एक केस था उसमें एक लड़की ने लड़के के ऊपर जो है बलात्कार का आरोप लगाया था, और वो लड़की माइनर थी और इसमें कंसेंट नहीं होती है, मतलब लड़की की सहमति नहीं मानी जाती है क्योंकि वो नाबालिग होती है। तो इस केस में जब उसने आरोप लगाया तो हमारा काम भी एक इन्वेस्टिगेशन का रहता है कि हम आरोपी की तरफ से उस केस को दोबारा इन्वेस्टिगेट करते हैं, उसका पक्ष को जानने की कोशिश करते हैं। तो देखा कि जिस स्थिति में जब वो आरोप लगा रही थी कि इस दिनांक को इसने हमारे साथ इस जगह पे गलत काम किया, उस जगह पे वो उस जगह पे थी ही नहीं। उसके बाद उसमें हमने इन्वेस्टिगेशन किया कि भाई आप उसके वो स्कूल में पढ़ रही थी, कभी बता रही थी वो कोटा में कोचिंग कर रही है, तो सेम टाइम में 2 जगह होना पॉसिबल नहीं था। उसके बाद आरोपी का पक्ष हमने जाना, तो आरोपी ने अपना पक्ष बताया, तो इन पक्षों को रख के
और उसको जब हमने डिफेंस किया तो हमें उसमें आरोपी का पक्ष मजबूती से रख पाए और उस आरोपी को न्याय मिला। न्याय दोनों तरफ से मिलता है, विक्टिम को भी न्याय मिलता है और आरोपी को भी न्याय मिलता है। क्योंकि ये अदालत जो है एक प्रकार से सच को, झूठ और सच के मिक्सर से सच को निकालने की एक प्रोसेस है कि सच कौन बोल रहा है। अल्टीमेट पूरी ट्रायल की प्रोसेस ही सच को निकालने की होती है और प्रोसिक्यूशन अपना पक्ष रखता है, डिफेंस लॉयर मैं अपना पक्ष रखता हूँ और अदालत का काम होता है कि उसमें से देखे कि सच कौन है। तो ये चूँकि पॉक्सो था तो इसलिए बर्डन हम पे था, तो हमने इसको बर्डन को करके उसकी ज़िंदगी से हर व्यक्ति की ज़िंदगी में एक केस का बहुत प्रभाव पड़ता है। उसका पूरा परिवार नष्ट हो जाता है, उसकी ज़िंदगी पूरी कोलैप्स हो जाती है, कैरियर पूरा कोलैप्स हो जाता है एक झूठा केस लग जाने पे। तो उसको हमने न्याय दिलाने में उसकी हेल्प ली, हमारी जो टीम है हमने अपनी टीम की मदद ली और उसको न्याय तक पहुंचाया, अदालत को उसका पक्ष रखा और अदालत ने उसका पक्ष माना भी। तो ये एक प्रकार से बहुत कठिन केस था। तो ये मेरे नज़र में मेरे लिए सबसे अहम केस है। बाकी एक मर्डर केस भी था। इस मर्डर केस में 4 लोगों को फॉल्सली इम्प्लीमेंट कर दिया था, चूँकि वहाँ पे रहने के परिवार के सदस्य होने के नाते उनको फॉल्स इम्प्लीमेंट कर दिया था। तो उसमें से एक बड़ा ही एक अच्छी चीज़ थी कि उसने बताया कि इसने राइट हैंड से कट मारा है कटर से, परंतु वो राइट हैंड ही था ही नहीं, वो लेफ्ट हैंड ही था और जिस एंगल से बता रहा था उस एंगल से पॉसिबल ही नहीं था। तो ऐसे कई निर्दोष भी फंस जाते हैं, तो उनका पक्ष रख के उनको निकालना भी एक बड़ी जो है बड़ा काम होता है, काफ़ी धैर्य का काम होता है। तो ये 2 केस हमें रिमेंबर हैं हमारे इसके कि इसमें हमने काफ़ी मेहनत की थी। ये जो आपने मर्डर केस बताया, इसको सॉल्व करने में कितना टाइम लगा था आपको? ये चूँकि उनकी बेल ग्रांट नहीं हुई थी तो ये अंडर ट्रायल थे, तो ये 1 साल के अंदर ये इसका निर्णय आ गया था। ये मोतीनगर थाने का केस था, तो 1 साल में इसका निर्णय आ गया था और इसमें से 6 लोगों में से 4 लोगों को, हमारे जो पक्षकार थे 4 लोगों को बरी किया था। आपके करियर का सबसे अजीब केस आपको कौन सा लगता है? शॉकिंग या जैसा मतलब कि आपने जब केस सुना हो तो आपको लगा हो कि यार ये किस टाइप का केस है, थोड़ा अजीब मेमोरेबल केस है। मतलब मैं उसको कई जगह एग्जाम्पल देता हूँ। मतलब प्रोसिक्यूशन का भी, पुलिस की भी उसमें बहुत अच्छी इन्वेस्टिगेशन थी। एक यूपी से व्यक्ति आया था, पंडा के पास एक जंगल है और उसको लाया गया था। जिस तरीके से लाया गया तो उसकी लाश जब मिली, रिकवर हुई, तो वो पूरी गल गई थी, आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पा रहा था उस लाश का। तो जब उसका पीएम हुआ तो उसके हार्ट में एक पेसमेकर लगा था। तो पुलिस ने उस पेसमेकर का एक यूनिक आईडी रहती है जो फॉरेन अमेरिका से शायद बना था पेसमेकर, तो वहाँ कांटेक्ट किया। फिर उसने बताया कि हमने इस हॉस्पिटल को बेचा है। फिर उस हॉस्पिटल से उसने कांटेक्ट किया, तो उस हॉस्पिटल से कांटेक्ट करने के बाद उसने बताया इस व्यक्ति को ये पेसमेकर लगाया गया है। तो उस व्यक्ति की आइडेंटिफिकेशन हुई कि ये व्यक्ति ये है। फिर उसके परिवार वालों से पूछताछ की गई, तो उसमें उसकी बीवी और उसका बच्चा। अच्छा, पेसमेकर का भी सीरियल नंबर होता है, तो उससे उसकी आइडेंटिफिकेशन हुई। तो उसमें एक उसके जो विक्टिम थे, विक्टिम मतलब उसके पत्नी और उसका लड़का पे ये आरोप लगाया गया कि इनके द्वारा ये इस व्यक्ति को सुपारी किलिंग करके मराया गया है। तो उसमें से एक निर्दोष व्यक्ति था, मैंने उसकी तरफ से अपना पक्ष रखा था। तो इसलिए पेसमेकर वाला पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन है काफी हमें अच्छी लगी कि इस टाइप की भी चीजें होती है। क्या कभी आपके करियर में कोई ऐसा केस आया है जिसमें आप उलझ गए हो, आपको लग रहा हो कि ये केस कहाँ से आ गया और आपको लग रहा हो कि जितने जल्दी हो सके इस केस से पीछा छुड़ाया जाए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। हम काफ़ी धैर्य से उस चीज़ को देखते हैं और कोई फॉल्स कमिटमेंट हम करते नहीं हैं। हमने सभी मैक्सिमम लोग फॉल्स कमिटमेंट नहीं करते हैं। हम अपना प्रयास करते हैं। हमने अपना प्रयास किया और प्रयास करने में उसका पक्ष मजबूत होगा तो उसकी बात सुनी जाएगी। यदि प्रोसिक्यूशन अपना काम अच्छे से उसने किया होगा तो अल्टीमेटली सच बाहर आता है। ऐसा कोई केस नहीं था कि जल्दी से कर दें। बहुत धैर्य से हर केस को करते हैं क्योंकि
केस के पीछे। मतलब जल्दी का नहीं था, मतलब कि आप उस केस से थोड़ा परेशान हो गए हो कि ये केस जो है। केस तो मानसिक रूप से तो हर केस में मानसिक दबाव तो हर केस में रहता है, क्योंकि उस केस के पीछे कई जिंदगियां लगी रहती हैं, उसकी जिंदगी, उसका कैरियर, सारे परिवार नष्ट होते हैं। केस दबाव तो मानसिक रूप से तो हम दबाव में सभी में रहते हैं, ये पेशा ही मानसिक दबाव का है। पर ऐसा पर्टिकुलर ऐसा इतना नहीं रहा कि इरिटेट नहीं हुए किसी केस से। जो आपने अभी बताया कि केस के कारण काफ़ी आपको मानसिक तनाव झेलना पड़ता है और काफ़ी प्रेशर रहता है, तो आप सब स्ट्रेस को कैसे मैनेज कर पाते हैं? ये तो मतलब इंटरेस्ट जो रहता है किसी व्यक्ति को उसका पक्ष रखने में, उसको न्याय दिलाना, एक पैशन होता है। तो दबाव, खुशी मिलती है जब कोई उसको, हम किसी निर्दोष को जब हम निकाल के लेके आते हैं इस प्रोसेस से, तो खुशी मिलती है। वो खुशी हमें जो है दबाव मेंटेन करने में हमें हेल्प करती है। नहीं, मतलब हम आपकी वैसे पर्सनल में पूछ रहे हैं कि जैसे स्ट्रेस आता है तो आप उस स्ट्रेस को कैसे मैनेज करते हैं, कैसे हैंडल करते हैं कि वो स्ट्रेस आपकी मेंटल हेल्थ को जो है डिस्टर्ब ना कर सके, या मेंटल हेल्थ पे कोई फ़र्क ना आए स्ट्रेस का। सबको आप कैसे अपने तरीके से टैकल करते हैं? स्ट्रेस रहता है, पर हमारा जो है लोगों से बात कर लेते हैं, थोड़ा टीवी देख लेते हैं, थोड़ा म्यूजिक सुन लेते हैं, लेकिन दिमाग को कंट्रोल करते हैं। मतलब दिमाग उस समय पे अपनी पूरी रफ्तार पकड़ता है जब हम उस केस को पढ़ते हैं। तो हम स्ट्रेस नहीं आने देते हैं, दबाव नहीं आने देते, लेकिन एक मनोवैज्ञानिक प्रेशर रहता है, एक टेंशन तो रहती है। आज वो केस लगा है, उसमें गवाही आनी है, अच्छी गवाही आ जाए, तो ये हमारा प्रयास रहता है। क्या कभी ऐसा हुआ कि कोई व्यक्ति आपके पास केस लेके आया हो और उसी व्यक्ति ने, जिसका आप केस लड़ रहे हैं, उसी ने अपना केस कुछ गलतियों के कारण ख़राब कर लिया हो? नहीं, ऐसा कई बार होता है। जब उसको रेमेडी नहीं मिलती है किसी जगह से, तो फिर वो आता है कि सर ये यहाँ से हमें चाहिए था वो मिला नहीं है। तो कुछ उसकी शुरुआती दौर में गलतियाँ होती हैं, तो उस गलतियों को मतलब फिर अब देखते हैं कि भाई इसमें सुधार की क्या ज़रूरत है, उसको सुधारते हैं और फिर हम अपने तरीके से उसको लेके आगे बढ़ते हैं। ऐसा कई बार होता है। कई बार होता है। आपके पास ज़्यादातर केस किस चीज़ से रिलेटेड आते हैं? क्रिमिनल केस आते हैं, उसके बाद पारिवारिक मैटर्स काफ़ी रहते हैं, मानहानि के काफ़ी मैटर्स हैं, सिविल से रिलेटेड रहते हैं, और सिविल के भी काफ़ी केसेस रहते हैं, लेकिन इसमें जो ज़्यादातर मात्रा जो है आपराधिक प्रकरणों की ज़्यादा मात्रा। आपराधिक की। सर आपके पास फिर डाउरी की केसेस भी आते होंगे? हाँ, ये मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट रहते हैं। इसमें से 498A और डाउरी प्रिवेंशन एक्ट 3/4 की जो FIR होती है वो क्रिमिनल कैटेगरी में आती है। उसके बाद जो महिलाएं हैं वो मेंटेनेंस भी फाइल करती है, घरेलू हिंसा भी फाइल करती है। इन केसेस की भी मतलब मैं डील करता हूँ उन केसेस को। आपके पर्सनल एक्सपीरियंस से हम जानना चाहेंगे कि जितने ये डाउरी के केसेस आते हैं, इनमें से कितने केसेस में जो है महिला वास्तव में पीड़ित होती है, और कितने % केस आपको ऐसा लगता है कि ये जो है फेक केस है, या ये केस कुछ और कारण से या कुछ और रंजिश के कारण लगा दिया गया है? शुरुआती फेस में ऐसा प्रिज्यूम कर लेना कि ये फॉल्स है या उसने झूठा लगाया है, ये गलत होता है। लेकिन हाँ, ये है कि अधिकतर मामलों में भी देखा जा रहा है कि इसको कानून को जो है हथियार की तरह उपयोग किया जा रहा है। मतलब उनको प्रोटेक्शन, संरक्षण देने के लिए कानून बना है, लेकिन वो उसको हथियार की तरह उपयोग कर रही है, तो ये गलत है। काफ़ी केसेस में चूँकि मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट रहते हैं, दोनों पक्ष एक समय में गुस्सा हो जाते हैं और अलग अलग रहने लगते हैं, परंतु एक समय फेज आता है कि दोनों का राजीनामा हो जाता है और दोनों सेपरेट हो जाते हैं या साथ में रहने लगते हैं। तो ये फाइंड आउट करना कि ये गलत है या सही है, ये काफ़ी 90% केसेस में तो राजीनामा हो जाता है। जो 10% केसेस रहते हैं उसमें तो 8% जो है वो सही भी होते हैं और 2% जो है गलत भी होते हैं। तो महिलाएं जो सही में जो पीड़ित हैं, जिनको कानून का संरक्षण चाहिए है, वो झूठ की वजह से दब जाती है। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो संरक्षण का कानून बना है वो कहीं ना कहीं हद तक सही बना है, बस उसका दुरुपयोग ना हो। दुरुपयोगता के कारण जो सही महिलाएं हैं, जो पीड़ित हैं,
उनको भी हम जो है गलत मान लेते हैं। मोस्ट ऑफ दी अभी जो केसेस आ रहे हैं, इसलिए कानून ने भी उसको बहुत रिलैक्सेशन दिया है कि बेल आउट जल्दी हो जाती है, जमानत हो जाती है, और ट्रायल का देखते हैं कि सच क्या है झूठ क्या है, ट्रायल प्रोसेस में डाल देते हैं। मतलब इन केसों में जमानतें बहुत जल्दी हो जाती है। अच्छा सर, ऐसे केसेस में महिलाएं जो आरोप लगाती हैं अपने हस्बैंड पे, अगर वो आरोप झूठे सिद्ध होते हैं तो फिर महिलाओं के ऊपर उनके ऊपर क्या कार्यवाही होती है? कुछ कार्यवाही है, कुछ प्रावधान है सर? नहीं, प्रावधान उन महिलाओं के लिए नहीं है। कानून में किसी भी झूठे साक्ष्य देना अपने आप में एक अपराध होता है। तो झूठे साक्ष्य यदि वो दे रही है और वो झूठी प्रमाणित होती है तो उसके खिलाफ भी जो है आपराधिक प्रकरण दर्ज हो सकता है। अच्छा। और आजकल जो कानून ने काफ़ी इन चीज़ों को व्यवस्थित किया है। यदि मेंटेनेंस से संबंधित कोई प्रकरण है तो पहले ही एफिडेविट जो है सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि पहले आप दोनों अपने अपने एफिडेविट दे दो। यदि एफिडेविट के बियॉन्ड यदि कोई चीज़ गलत होती है तो उस पर आपराधिक केस दर्ज हो जाता है। इसमें यदि कोई फाल्स आरोप लगाती है जिसका कोई संबंध नहीं होता है तो उसके विरुद्ध अपन मानहानि का भी मुकदमा दायर कर सकते हैं, और न्यायालय में झूठी साक्ष्य देना अपने आप में एक अपराध है। तो उसमें 340 सीआरपीसी की कार्रवाई उनके विरुद्ध की जा सकती है। क्या आप इसमें पुरुषों के फेवर में भी, पक्ष में भी कुछ कानून है? नहीं, पुरुष मतलब जेंडर बाई पुरुष उसका पक्ष रखने का उसको मौका है, तो उसको संरक्षण की आवश्यकता नहीं है। इसलिए हमारे हिसाब से ऐसे कोई कानून पुरुष के उसमें बने नहीं है, क्योंकि वो महिलाएं जो है पुरुष के पास ब्याह के जाती हैं और उसके साथ रहती हैं। पुरुष को एक एक्टिव एग्रेसिव नेचर का जेंडर है और डोमिनेटेड जेंडर महिलाएं रहती हैं। तो पुरुषों के पक्ष में ये सारे जो कानून बनते हैं वो संरक्षण के लिए बनते हैं, लेकिन पुरुषों के साथ भी गलत ना हो इसका भी कानून में ध्यान रखा जाता है, परंतु पर्टिकुलर पुरुषों के संरक्षण की आवश्यकता नहीं है। हाँ, तो ऐसे कोई कानून मेरे हिसाब से तो अभी फोर्स में नहीं है। क्या आपको लगता है कि इस विषय में या इस चीज़ में कोई कानून बनना चाहिए पुरुषों के पक्ष में? नहीं, पुरुष और महिलाओं से संबंध नहीं है। किसी भी निर्दोष व्यक्ति को बचाने का अपने कानून में प्रावधान है, और जो झूठ बोल रहा है उसके विरोध में जो है आपराधिक दर्ज किया जा सकता है। जेंडर बेसिस से नहीं है, न जरूरत भी नहीं है, उसकी जरूरत नहीं है। आपको लगता है ऐसे जरूरत नहीं? धैर्य रखने की जरूरत है। केसेस में समय लगता है। वो कहते हैं ना कि सच में टाइम लगता है, सच सामने तो आता है लेकिन समय लगता है। तो लोगों को जो इंसिडेंट आप जिस नज़रिए से पूछ रहे हैं कि अभी कोई सुसाइड वगैरह हुए हैं, तो उनको धैर्य रखने की आवश्यकता है। सच तो सामने आएगा, थोड़ा देर सही, लेकिन सच सामने आता है। सर, अपन अभी डाउरी केसेस के बारे में अपन ने बात करी, और आपने अभी बताया कि डाउरी डेथ भी एक चीज़ होती है। डाउरी डेथ क्या होती है? अब थोड़ा आपने उसमें एक्सप्लेन करें वर्ड्स में। डाउरी डेथ मतलब दहेज हत्या। मतलब अभी जो हम बात कर रहे थे मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स के बारे में बात कर रहे थे, जिसमें दहेज की मांग करना, मांग करके पूरी ना होने पर उसको परेशान करना, ये बहुत सारे जो है डिस्प्यूट मैट्रिमोनियल्स आ रहे हैं। इसके साथ जब डाउरी की मांग करे, उस मांग को पूरा न करने के कारण उस महिला की हत्या कर दी जाए, तो ये कहलाता है दहेज हत्या। तो दहेज हत्या को अपने आप में जो टफ बनाया है लेजिस्लेचर ने, उसने बोला है कि ये वो हत्यारा नहीं है, ये उसको सिद्ध करना है। ये हम मान के चलेंगे कि उसने हत्या की है। अब बर्डन ऑफ प्रूफ हत्या करने का बर्डन ऑफ प्रूफ जो है एक्यूज्ड के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। यदि 7 साल की शादी हुई है और मैट्रिमोनियल होम में उसकी जो है मृत्यु हुई है, तो ये कंडीशन डाउरी डेथ की होती है। ये भी काफ़ी कठिन कानून है। ये प्रोटेक्शन के लिए है कि जो महिला एक घर छोड़ के मायके से अपने ससुराल जाती है तो उसके साथ गलत ना हो, वो प्रोटेक्शन उसको प्रोवाइड करता है। ये डाउरी डेथ होती है। 304B सेक्शन होता है भारतीय दंड संहिता का, तो उसके अंतर्गत इसको कवर किया है। अच्छा सर, आजकल सोशल मीडिया पे, पहले गुंडागर्दी ऑफलाइन होती थी, आजकल सोशल मीडिया पे भी होती है। मतलब लोग एक दूसरे के विरोध में सोशल मीडिया पर पोस्ट डालते हैं, रील डालते हैं, स्टोरी डालते हैं,
उसमें अभद्र भाषा का प्रयोग भी करते, एक दूसरे के लिए गाली गलौज करते हैं। और कई बार ये जो ऑनलाइन लड़ाई है वो धीरे से ऑफलाइन भी बन जाती है, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते। तो क्या अगर किसी व्यक्ति के विरोध में या किसी व्यक्ति पर हम कोई सोशल मीडिया पोस्ट डालते हैं, उस पोस्ट पर एफआईआर होता है क्या, हो सकता है क्या? अभी जो जिस तरीके से सोशल मीडिया पे जो नए युवक या जो गांव के लोग या जो थोड़े से सभी लोग इस पे जुड़ के आ रहे हैं, वो ये मान नहीं सकते कि ये यदि हमने लिख दिया तो ये चीज़ गलती से हो गई। यदि उसने लिखा है और किसी को हार्म पहुंचा है तो सोशल मीडिया एक प्लेटफॉर्म है, परंतु उसको पनिशमेंट जो भारतीय न्याय संहिता, जो भारतीय दंड संहिता थी, उसके अंतर्गत ही उसको मिलेगी। यदि वो गाली देता है, यदि उसको अपमानित करता है, यदि वो थ्रीट करता है, जान से मारने की धमकी सोशल मीडिया पे देता है, तो सारी धाराएं जो है आप जो आईपीसी थी उसी के अंतर्गत लगेगी। और साथ में एक आईटी एक्ट भी बनाया गया है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, तो उसके अंतर्गत भी उसको उसमें जाएगा। और उसको पनिशमेंट तो बराबर जैसे सामने फिजिकली से होती है, और यदि डिस्टेंस से हुई तो उसको एफआईआर तो लॉन्च हो सकती है। तो क्या इसमें सोशल मीडिया पर पोस्ट करने से जेल भी जा सकते हैं? हाँ, बिल्कुल जा सकते हैं। यदि आप सोशल मीडिया पर सामाजिक समरसता को बिगाड़ने का लेख लिखते हैं, धार्मिक भावनाओं को भड़काने की पोस्ट लिखते हैं, तो बिल्कुल आप जेल जाएंगे। सर, किसी भी प्रकार की व्हाट्सएप चैट क्या कोर्ट में सबूत के तौर पर पेश की जा सकती है क्या? व्हाट्सएप चैट सबूत के तौर पे कोरोबोरेशन ऑफ एविडेंस के तहत पेश की जा सकती है। उसमें साक्ष्य अधिनियम का 65B सर्टिफिकेट के साथ यदि वो पेश की जा सकती है तो वो मान्य होती है। वो से लेकिन एक कोरोबोरेशन ऑफ एविडेंस है। अच्छा, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स पर भी सर कोई कानून वगैरह हैं अभी से? इसका एक स्पष्ट आंसर है कि जो कानून है, कानून की नज़रों में सभी लोग समान हैं। कोई व्यक्ति विशेष नहीं है और न ही कोई व्यक्ति विशेष के लिए कानून है। यदि सोशल जो इन्फ्लुएंसर आप बात कर रहे हैं, यदि कानून से हटके कोई काम करता है या कानून अपने हाथ में लेता है, तो उसके विरुद्ध उन्हीं अपराधों के अंतर्गत कार्रवाई की जाती है। कोई विशेष ताकि आधार पे कानून नहीं आया है। अभी जो ऑनलाइन स्कैम्स वगैरह बढ़ रहे हैं, इनकी क्या वजह है कि ये अब पहले से काफ़ी ज़्यादा ऑनलाइन स्कैम अपन देख रहे हैं? जैसे ओटीपी मांग लेते हैं किसी तरीके से, या कोई पार्सल भेजते हैं और फिर आपसे कहते हैं उस पार्सल का ओटीपी है, और वो ओटीपी रहता है बैंक वगैरह का, तो उससे जो है खाते से पैसे चले जाते हैं। या एक स्कैम अभी पहले तक चलता था, शायद अभी भी चलता है, कि एक फ़ोन कॉल आता है जिसमें वो कहते हैं कि हम आपके घर पे या प्रॉपर्टी पे टावर लगाना चाहते हैं, तो आप इन्फॉर्मेशन भेजें। फिर इन्फॉर्मेशन भेजने के बाद वो जो है आपसे कुछ डिमांड करते हैं कि आप इतना जो है चार्जेस पे कर दीजिए, ये लाइसेंस के लिए है या अन्य किसी चीज़ के लिए, और फिर वो ऐसे स्कैम्स करते हैं। तो ये जो आजकल स्कैम बढ़ते जा रहे हैं, इनकी क्या वजह है? ये जो आपने बताया एक टाइप ऑफ ऑफेंस है। इस प्रकार के बहुत सारे जो है इसको हम बोले तो कि ऑनलाइन फ्रॉड की कैटेगरी में हम बोल सकते हैं। ये फ्रॉड हो रहा है। फ्रॉड कहीं से भी होता है, वो लालच से चालू होता है। यदि किसी व्यक्ति को लालच देंगे तो लालच से 1 कदम आगे बढ़ाएगा, 2 कदम आगे बढ़ाएगा, और फिर उसको ट्रैप कर लिया जाएगा। जैसे अपना चूहा रहता है, चूहे को चूहेदानी में फंसाना है तो एक थोड़ी सी एक पूड़ी का या भजिए का टुकड़ा लगा दिया, धीरे से चूहा आएगा, उसको पकड़ेगा और वो ट्रैप हो जाएगा। सेम इसी प्रकार से ये ऑनलाइन फ्रॉड है। इसके टाइप बहुत हो सकते हैं कि हमें फिर आपदा में अवसर कि किसी को पैसे की ज़रूरत है तो हम तुम्हें दे रहे हैं और तुम हमें ये दो, एक एक कदम आगे बढ़ाते ले जाएंगे और उसको उसके अकाउंट पे जो है अटैक कर देंगे। अब ये संगठित अपराध हो गया है। इस पे कई वेब सीरीज़ भी आ गई हैं। ये जैसे झारखंड की एक जगह है जमताड़ा, जमताड़ा में ऐसे एक वर्ग है, पूरा एक चैनल बना के, एक टीम बना के गठित करके इनको जो है इनसे फ्रॉड कराया जा रहा है। कई लोग विदेश में बैठ के, एक रीच हो गई है, ऑनलाइन एक रीच हो गई है। सभी के पास मोबाइल हो गए हैं, सभी मोबाइल अकाउंट से जुड़ गए हैं, सभी इस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं। आरबीआई काफ़ी ऐड निकाल रहा है कि भाई ऑनलाइन कोई भी आपके पासवर्ड लीक ना करें,
परंतु ऐसे ट्रैप करने वाले ऐसे ट्रैप करते हैं कि आदमी उस समय भूल जाता है। तो सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि कोई भी व्यक्ति लालच में ना आए। लालच में आएगा तो आपके साथ फ्रॉड बनने की संभावना बहुत होती है। और ना आपको कोई डरा सकता है और पकड़ के, ना हाउस अरेस्ट कर सकता है, ऐसी कोई चीज़ होती ही नहीं है। तो आप यदि आपसे कोई चीज़ लालच दिया जा रहा है, आपको डराया जा रहा है, तो आप तुरंत मोबाइल बंद करें और आप नज़दीकी थाना में उसकी शिकायत करें। अपने अकाउंट से, अपनी कोई पर्सनल चीज़ से संबंध में उसको कोई जानकारी ना दें। डिजिटल अरेस्ट जैसी कोई चीज़ नहीं होती? नहीं, डिजिटल अरेस्ट होता है। डिजिटल अरेस्ट करके आदमी से अल्टीमेटली उद्देश्य जो है फ्रॉड करने वाले का आपसे पैसे हड़पना है। वो किसी भी तरीके से हड़प सकता है पैसे। आपको हाउस अरेस्ट कर देगा, बोलेगा कि आप अरेस्ट हो गए हो, मैं यहाँ दिल्ली पुलिस से बोल रहा हूँ, CBI से बोल रहा हूँ, आप हमें ये करो, फिर धीरे आप हमें 2 लाख भेज दो तो हमें आपको अरेस्ट ख़त्म कर देते हो। आप जैसे ही 2 लाख पहुँचे वो सारी चीज़ें ख़त्म। मतलब एक मनोवैज्ञानिक आपको दबाव बनाने की कोशिश की जाती है और आप उसमें फंस गए तो आपके साथ फ्रॉड हो गया। ऑनलाइन फ्रॉडों की तादाद इतनी है कि जितने थाने में प्रकरण नहीं, यदि एक मोहल्ले में एक थाना यदि सरकार प्रोवाइड कराती है तो उसमें रोज़ 20 शिकायतें होंगी। मतलब यदि हम सागर में बात करें तो रोज़ प्रतिदिन आपके कम से कम 2000 ऑनलाइन फ्रॉड हो रहा है, परंतु रिपोर्टिंग उनकी 1 से 2 होती है। लेकिन प्रतिदिन 2000 फ्रॉड 2000 व्यक्तियों के साथ हो रहे हैं। तो डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ होता है? डिजिटल अरेस्ट होता है, बिल्कुल होता है। तो वो क्या होता है? डिजिटल अरेस्ट ये होता है कि हमने आपकी इन्फॉर्मेशन जो कैच फाइल, आजकल कितनी सारी कैच फाइल हो रही हैं, पर प्राइवेसी लीक हो रही है। आपके मोबाइल में एक एप्लीकेशन आपको भेज देते हैं, उससे आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। फिर आपकी कोई कमी निकाल के उस पर आपको जो आपकी नॉलेज के बारे में ना करके आपको बोलेंगे नहीं आप अरेस्ट होने वाले हो, आपने ये फ्रॉड किया, वो फ्रॉड किया, तो आप डरने लगते हो उस चीज़ से। तो आपको एक ऐसा माहौल बनाया जाता है जैसे कि आप पुलिस थाने में बैठ के आपको कोई अरेस्ट कर लिया हो अपराधी बन के, ऐसे एक माहौल क्रिएट करके कि हम ऑनलाइन है, अब आपके पास आएंगे आपके शहर में, इस तरीके उसको अरेस्ट करके फिर उससे पैसे ही निकाले जाते हैं कि अब आप 10 लाख भेज दो तो हम आपको ये अरेस्ट नहीं करके हेल्प कर देंगे। जैसे ही आपने पैसे भेजे और आप उस दुनिया से फिर उसको बाहर निकलने का मौका मिल जाता है। ऐसा कोई कर सकते हैं लेकिन आपको आना नहीं है इन बातों। आज का जो दौर चल रहा है जिसमें अभी लड़के लड़कियां जो है वो लड़कों लड़की के बीच में दोस्ती होती है, फिर वो रिलेशनशिप में आते हैं, तो लिव इन रिलेशनशिप में भी रहने लगते हैं। तो लिव इन रिलेशनशिप के लिए आज के दौर में क्या कानून है, और अगर कोई व्यक्ति लिव इन में रहना चाहता है तो उनको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि वो किसी भी प्रकार की कानूनी अपराध ना हो जाए उनसे गलती में? तो किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? लिव इन रिलेशनशिप का जो ट्रेंड है अभी मेट्रो सिटीज़ में चल रहा है, और लिव इन में जब तक एक दूसरे के प्रति विश्वास है तो लिव इन रिलेशन में आपसे रह, जहाँ से आपका विश्वास हटता है, एक पक्ष आप आरोप लगाता है कि भाई इसने मेरा शारीरिक धोखे में रख के शारीरिक शोषण कर दिया या दबाव बना के शारीरिक शोषण कर दिया, तो ये तो आप दोनों जो लिव इन में रह रहे हैं उनकी अंडरस्टैंडिंग है। यदि अंडरस्टैंडिंग ब्रेक होती है, चाहे वो मैट्रिमोनियल्स हो चाहे लिव इन में हो, तो अपराध तो फिर पंजीबद्ध होता है। परंतु झूठा अपराध पंजीबद्ध ना हो, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी इसमें लिबरल हुआ है। बोला मतलब दोनों मैच्योर पर्सन हैं और मैच्योरिटी उनकी बराबर है, तो ऐसी फॉल्स एलिगेशन से दूर रहने के लिए भी जो है प्रोटेक्शन दिया गया है। बाकी ये तो सारा विश्वास का काम है, दोनों व्यक्तियों का आपस में विश्वास होना चाहिए। कुछ मामलों में क्या ऐसा होता है कि ब्रेकअप के बाद जो कोई भी पक्ष है वो दूसरे पक्ष पर केस कर दे किसी भी प्रकार का, गुस्से में, या वास्तव में कोई ऐसी घटना हो ब्रेकअप के बाद? ऐसी चीज़ें होती हैं क्या? बहुत सारे केसेस आते हैं, बहुत सारे केसेस आते हैं कि जो महिला है, महिला पुरुष आपस में रिश्ते में रहते हैं, फिर रिश्ता ब्रेकअप हो जाता है, तो एक एग्रेसिवनेस के कारण उस कानून जो मैंने आपको पहले ही बताया, कानून संरक्षण के लिए होता है लेकिन उसको हथियार बना लेते हैं। तो फॉल्स रेप केसेस जो बहुत सारे रिपोर्ट हो रहे हैं, तो फॉल्स रेप केसेस में वो लेके आ जाते हैं इसने कि हमसे शादी का झांसा दे के इसने मेरे साथ जो है गलत काम किया, पैसे का लालच दे के इसने हमारे साथ गलत काम किया। तो ये रिश्ते टूटने के दर्द को यदि हम हथियार के रूप में गलत तरीके से लेके आएंगे तो इस पे भी जो है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट सख्त है
उनने बोला है कि आप रिश्ते को टूटने जो हुआ है, आपको दर्द हो, उसको आप रेप के हथियार बना के आप नहीं ला सकते। कई कंडीशनों में ये सही भी होता है। जैसा अपने यहाँ होता है भारत में कि आज भी अगर कोई व्यक्ति लव मैरिज करना चाहता है, अपने पसंद की शादी करना चाहता है और किसी कारणवश माँ बाप जो है इसमें राज़ी नहीं होते, या तो उनकी कास्ट मैच नहीं करती है, या फिर जो लड़का या लड़की रहता है वो माँ बाप की पसंद का नहीं होता है, वो चाहते हैं कि हम अपने बच्चे की अरेंज मैरिज करें। तो अगर कोई दो पक्ष लव मैरिज करना चाहते हैं या खुशी से शादी करना चाहते हैं, तो वो अपने माता पिता को किस तरीके से राज़ी कर सकते हैं? इसमें तो कानून का कोई प्रावधान है नहीं। अब ये समझा ही सकते हैं कि भाई ये कानून के हिसाब से हम दोनों मैच्योर हैं, हम अपनी उम्र जो है पूरी कर चुके हैं, हमें एक दूसरे को पसंद है, और ये माँ बाप को भी कंसीडर करना चाहिए कि भाई ये कुछ ये प्यार में कुछ गलत ना कर लें, जो कि हम अक्सर देखते हैं। तो समझदारी से काम लेना चाहिए। बाकी कानून के रूप में तो ये सही है। मतलब उनके पक्ष में कोई इस तरीके का कानून है कि अगर माँ बाप राज़ी नहीं हो रहे हैं तो उनको सपोर्ट के लिए इसमें कोर्ट मैरिज का प्रोविज़न है। राज़ी होना नहीं होना ये अपने ऊपर डिपेंड नहीं है। लड़की की उम्र 18 साल होनी चाहिए, लड़के की उम्र 21 साल पूरी होनी चाहिए। वो किसी भी कास्ट से हों, एक दूसरे की कास्ट बिल्कुल मैच ना हो, लेकिन कानून उनको संरक्षण प्रोवाइड करता है। यहाँ तक कि सरकार ने तो प्रमोट किया है, यदि एक हरिजन कैटेगरी से महिला होगी और ओबीसी से पुरुष हो तो उसको प्रमोशन राशि मिलती है 50,000, 1 लाख रुपए। तो सरकार तो इन चीज़ों को प्रमोट कर रही है, जो कि इस तरीके के हो, उनका प्रोटेक्शन भी उनको मिलता है। पुलिस अधीक्षक के माध्यम से भी प्रोटेक्शन मिलता है, और जो कलेक्टर है उस ज़िले का उस शादी को रजिस्टर्ड करता है एक प्रोसेस के अंतर्गत। सारे प्रोटेक्शन हैं इस प्रकार की शादी के। सॉरी टू इंटरप्ट यू, लेकिन अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगता है और अगर हम इस पॉडकास्ट के माध्यम से आपकी लाइफ में वैल्यू एड कर पाते हैं, कुछ आप इस पॉडकास्ट से सीख पा रहे हैं, या आपको इस पॉडकास्ट में कोई भी बात अच्छी लगती है, तो आप हमें सपोर्ट ज़रूर करें। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हम और भी इंटरेस्टिंग एपिसोड्स ला सकें और भी अच्छे से अच्छे गेस्ट को बुला सकें, जिससे हम आपको कुछ नया सिखा सकें, आपकी लाइफ में वैल्यू एडिशन कर सकें। इसी के साथ एपिसोड को कंटिन्यू करते हैं, और आपको जो भी अच्छा लगे, या आप अगर किसी विषय में पॉडकास्ट देखना चाहते हैं या किसी गेस्ट को चाहते हैं कि हम उसे बुलाएं, तो आप कमेंट में ज़रूर सजेस्ट कीजिएगा। थैंक यू। आपके पास डोमेस्टिक वायलेंस के भी केसेस आते होंगे, तो डोमेस्टिक वायलेंस में जो अधिकतम केसेस होते हैं वो आपको तो केस आप लड़ते हैं तो समझ में आ ही जाता होगा, कितने % केस ऐसे रहते हैं जो फेक रहते हैं या झूठे केस लगा दिए जाते हैं? सभी कानूनों का दुरुपयोग भी होता है और उपयोग भी होता है। हर कानून का लोग दुरुपयोग कर रहे हैं। उन्हीं केसों में ये डोमेस्टिक वायलेंस है। डोमेस्टिक वायलेंस जो आप कह रहे हैं, घरेलू हिंसा, जो अपन पहले भी जो अपन चर्चा कर चुके हैं कि डाउरी डिमांड से स्टार्ट होती है। तो डाउरी डिमांड, उसके बाद उसको प्रताड़ित करना 498A, उससे सारे जेवर छीन लेना 406, इन धाराओं के अंतर्गत प्रकरण रजिस्टर्ड होता है। लेकिन आप पर्टिकुलर जो वर्ड यूज़ कर रहे हैं, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, तो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जो है एक इंटरनेशनल लॉ है। इसमें महिलाओं की प्रोटेक्शन के संबंध में लिखा गया है कि महिलाओं को खाने का हक मिलेगा, महिलाओं को रहने का हक मिलेगा, महिलाओं को ओढ़ने का हक मिलेगा, खर्चा मिलेगा। वो अपनी जो उनके जो राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए एक इंटरनेशनली फोरम ने एक्ट बनाया है। मतलब आप देखेंगे तो ये पूरे फॉरेन कंट्रीज, जो डेवलप्ड कंट्री है, वहाँ पे भी एक्ट इन्फोर्स है, और भारत ने भी इसको जो है एक्ट को अडॉप्ट किया है। इसमें सारे तरीके से महिलाओं की जो संरक्षण की ज़रूरत है उसको कवर किया है। एक सिविल नेचर का केस है। उस सच और झूठ का फैसला तो ट्रायल होने के बाद होता है।
तो कई लोग फॉल्स भी रहते हैं, कई चीज़ें कि परसेंटेज में इसका कहना थोड़ा सा मुश्किल है। सर, ये जो डोमेस्टिक वायलेंस का केस होता है जिसमें ये कोर्ट में कैसे प्रूव होता है कि किसी के साथ जो है हिंसा हुई है, मारपीट हुई है, तो ये कोर्ट में किस तरीके से प्रूव हो पाता है? ये कोई भी केस होते हैं कोर्ट में, उसकी एक अपना एक ट्रायल का एक तरीका होता है न्यायालय का, जिसको हम ट्रायल बोलते हैं। तो उस ट्रायल में प्रूफ कैसे होता है, चूँकि वायलेंस हुआ है तो उस महिला के साथ वायलेंस हुआ होगा उस घर में, तो महिला की जो टेस्टिमनी है, जो वो उसने जो गवाही दी है, उसने जो गवाही दी है वो अपनी गवाही पे अडिग रहे, अपनी गवाही पे अडिग रहेगी, वो अपनी परिस्थिति बताएगी, किस दिनांक में उसके साथ क्या घटना कारित की, किसने की, कब की, उसको यदि कोई फिजिकल असॉल्ट हुआ है तो उसकी एमएलसी होगी, यदि उसकी घटना के बारे में उसने अगल बगल के किसी लोगों ने देखा है तो उसकी टेस्टिमनी सिद्ध होगी, और यदि वो अपनी टेस्टिमनी पे अडिग रहती है, यदि वो सच बोल रही है तो वो चीज़ सिद्ध हो जाएगी। नकली विक्टिम में और असली विक्टिम में कैसे फ़र्क कर पाते हैं? उसकी टेस्टिमनी जब वो न्यायालय में अपने बयान देने आती है तो उसको बोलते हैं एग्जामिनिंग चीफ। उसके बाद जो डिफेंस काउंसिल, जो मेरा रोल रहता है, उसकी टेस्टिमनी पे संदेह लेके आना, तो उसको बोलते हैं क्रॉस एग्जामिनेशन। तो क्रॉस एग्जामिनेशन एक तरीका का हथियार है जो उससे सच उगलवा देता है। कटघरे में उस व्यक्ति यदि अपनी बात यदि वो सच होगी तो जैसे सांच को आँच नहीं कहा जा सकता है और आप झूठ ज़्यादा देर टिक नहीं सकता है। इस प्रिंसिपल पे क्रॉस एग्जामिनेशन का फार्मूला वर्कआउट करता है और उससे सच उसको कहना ही पड़ता है और सच उससे ड्रेन हो जाता है। तो सच बात आती है, यदि वो सच होगी तो प्रकरण प्रोसिक्यूशन सिद्ध कर लेगा, यदि वो झूठी होगी तो उसको बरी कर दिया जाएगा आरोपियों को। इस प्रोसेस से ही सच और झूठ का फासला तय किया जाता है। जो जैसे ये केस हुआ, किसी व्यक्ति ने किसी पर केस किया और वो व्यक्ति केस जीत जाता है, मतलब ये प्रूव हो जाता है कोर्ट में कि सामने वाले ने जो केस लगाया हुआ है वो केस झूठा है, तो क्या इसके ऊपर फिर काउंटर में मानहानि का केस लोग करते हैं और क्या हो सकता है ये? और हो सकता है तो कितने मामले ऐसे होते हैं कि जिनमें लोग काउंटर केस कर देते हैं मानहानि का? मैं अपने अनुभव से इसका उत्तर दूंगा जी। मेरा अनुभव ये कहता है कि जो जिसने आपने बोला कि वो सिद्ध करने में विफल रहा, तो सिद्ध करने में विफल रहा और आरोपी दोष मुक्त हो जाते हैं। तो आरोपी दोष मुक्त जो होते हैं वो किस कंडीशन में होते हैं? उसकी दो प्रकार की कंडीशन होती है। एक तो संदेह का लाभ मिलने के कारण उसको दोष मुक्त किया जाता है, या उसको बाइज्जत बरी किया जाता है। जब उसको बाइज्जत बरी किया जाता है तब तो वो उस पे केस फाइल कर सकता है। लेकिन यदि संदेह का लाभ मिलता है और उसमें कोई अपील नहीं होती है, यदि दोष मुक्त हो रहा है तो विक्टिम यदि अपील नहीं करती है अपीलेट कोर्ट में, तो फिर ये इसके बाद वो मानहानि कर सकता है, बशर्ते उसको मेरे अनुभव के हिसाब से उसको बाइज्जत बरी शब्द के साथ उसको डिस्चार्ज किया गया हो। संदेह के लाभ के अनुसार यदि डिस्चार्ज किया जाता है तो मेरे जो नॉलेज के हिसाब से आप मानहानि नहीं कर सकते। आज के समय में पहले से कई ज़्यादा केसेस बढ़ गए हैं डाइवोर्स के, तो जो एक टर्म चल रहा है सोशल मीडिया पे, हर किसी को तो लॉ के बारे में, मतलब हर किसी को तो इन सब चीज़ों की जो लॉ है वो उन सब की पूरी जानकारी होती नहीं है। लेकिन कोई टर्म अगर भाषा में ज़्यादा यूज़ होने लगता है, आम लोग जिसके बारे में ज़्यादा चर्चा करने लगते हैं, जैसे अभी एक टर्म चल रहा है एलिमनी। तो एलिमनी क्या है और डाइवोर्स के बाद एलिमनी हर व्यक्ति को देना पड़ता है, और देना पड़ता तो उसके क्या मापदंड रहते हैं, थोड़ा आप एक्सप्लेन करें। ये अभी काफ़ी जो है मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट देखने को मिल रहे हैं, मतलब वैचारिक मतभेद एक पति पत्नी के दरमियानी पैदा हो रहे हैं, या बोलें तो एक अपने अधिकारों के प्रति एक दूसरे खड़े हो रहे हैं। तो किसी का उस रिश्ते में झुकाव ना होने के कारण ये डिस्प्यूट पैदा होने का कारण हो सकता है। तो उसमें डाइवोर्स एक प्रक्रिया होती है। तो डाइवोर्स की प्रक्रिया के पहले एक मेंटेनेंस की भी प्रक्रिया होती है, क्योंकि दोनों जो पति पत्नी हैं एक दूसरे से अलग रहने लगते हैं
और जो अर्निंग पर्सन है, सामान्य केसों में अर्निंग पर्सन पुरुष ही होता है, तो वो उसका दायित्व होता है कि जब ये ड्यूरिंग दी जो केसेस चल रहे हैं उसके बीच उसका पालन पोषण भरण पोषण करे, तो उसको बोलते हैं अपन मेंटेनेंस। मतलब जो सीआरपीसी की 125 सेक्शन के अंतर्गत आता है तो वो मेंटेनेंस का केस कहलाता है। और एक होता है डाइवोर्स का केस। तो ये डाइवोर्स के केस में कौन सा पक्ष डाइवोर्स का केस लेके आ रहा है इस पे भी डिपेंड करता है। और जो एलिमनी है, ये एलिमनी जो डिमांड कर रहा है उसका बर्डन रहता है कि वो सिद्ध करे कि उसको इतनी एलिमनी मिली थी और उसको इतनी एलिमनी की ज़रूरत है। और ये एलिमनी प्रूफ के बाद ही सिद्ध होती है। और मेंटेनेंस, यदि डाइवोर्स हो रहा है तो मेंटेनेंस भी जो है बोलते हैं कि एक मुश्त मेंटेनेंस की तरफ हम शिफ्ट करें और जो है हम सहमति से तलाक की एक प्रक्रिया की तरफ आगे बढ़ें। तो इस प्रक्रिया के अंतर्गत दोनों पक्ष जो है सहमति के तलाक की तरफ जाते हैं और एक फिक्स अमाउंट कर लेते हैं जिससे उनका भरण पोषण आगे के भविष्य में चलता रहे दूसरे पक्ष का। तो इसको हम एलिमनी बोलते हैं और इसका बर्डन जो है जो पक्ष मांगता है उसके ऊपर रहता है। अच्छा, ये जो आपने दो टर्म बताए कि या तो एक मुश्त पैसा देना पड़ता है या फिर मंथली मेंटेनेंस की राशि फिक्स हो जाती है, उतनी देना पड़ती है। तो ये मेंटेनेंस की राशि और जो एक मुश्त पैसा है वो किस आधार पे तय किया जाता है कि इतनी राशि देना पड़ेगी? जो मेंटेनेंस है उसमें जो पक्ष पुरुष पक्ष सामान्यतः अर्निंग वाला रहता है, तो उसकी अर्निंग, उसकी लाइफ स्टाइल, उसके जीने के एक तरीके से, उसकी अर्निंग से उसके समानांतर उसकी पत्नी रहती, तो उसी आधार पर यदि वो बिना किसी वैलिड रीजन से उससे अलग रह रही है तो वो हकदार होती है। लेकिन यदि वैलिड रीजन नहीं होता तो कभी कभी मेंटेनेंस का केस भी जो है खारिज किया जाता है। और उसका जो तुलना है कि किस प्रकार से मेंटेनेंस की राशि जो है की जाए, वो उसकी अर्निंग पे, उसकी व्यक्ति की अर्निंग पे, व्यक्ति की डिपेंडेंसी पे कि उसके डिपेंडेंस कितने पर्सन है, उसके माँ बाप, उसकी कितनी लायबिलिटी है, उसके आधार पर कोर्ट अपने विवेक के अनुसार तय करती है। और जब तक दोनों जो महिला पक्ष है यदि वो जब तक दूसरी शादी नहीं कर लेता जब तक उसको मंथली मिलता है। यदि दोनों में समायोजन हो जाता है, राजीनामा हो जाता है, अलग अलग सहमति से तलाक ले लेते हैं, तो एक मुश्त राशि आपस में बैठ के तय करना, न्यायालय ये तय नहीं करती है कि किसको कितना देना, ये आपसी समझौते की राशि तय होती है। क्या ऐसा होता है कि जैसे डाइवोर्स में कि अगर जो पुरुष है उसकी मान लीजिए कि प्रॉपर्टी है करीब 100 करोड़ रुपए की और डाइवोर्स होता है, तो क्या उस 100 करोड़ में से आधी प्रॉपर्टी महिला को मिल जाएगी? नहीं, ऐसा नहीं, बिल्कुल भी नहीं होता, ये गलत फहमी है। प्रॉपर्टी डिसाइड करने के लिए कोर्ट नहीं है। कोर्ट डिसाइड करता है कि जिस आधार पर ये तलाक मांग रही है वो तलाक के आधार है कि नहीं है। अभी अपन जिस विषय में बात कर रहे थे एलिमनी को लेके, तो अगर किसी पुरुष की प्रॉपर्टी 100 करोड़ की है कुल प्रॉपर्टी और उसका डाइवोर्स होता है, तो क्या उस 100 करोड़ में से 50% यानी कि 50 करोड़ की प्रॉपर्टी उसको अपनी वाइफ को देना पड़ेगी क्या? नहीं, ये देना पड़ेगी ये डिसाइड कोर्ट नहीं करता है। कोर्ट एलिमनी के बारे में डिसाइड नहीं करता है कि उसकी अर्निंग प्रॉपर्टी उसकी पत्नी को मिलेगी कि नहीं मिलेगी। ये आपसी समझौते में दोनों पक्ष तय करते हैं कि हम ये आपको इतनी दे इतना अपना हिस्सा दे रहे हैं जिससे आप अपना गुजर बसर करो, हमसे अलग हो जाओ, हम दोनों अलग अलग रहते हैं। इस बीच में कोर्ट तय नहीं करता है। कोर्ट कोई इस तरीके का निश्चय नहीं देता है कि आपकी 100 करोड़ की है तो आप 50 करोड़ उसको दो। ये गलत मिथ है। उसके मेंटेनेंस का, उसके समतुल्य रहने का, जीवन यापन करने का जो भरण पोषण की राशि है वो कोर्ट तय करती है। वो भी किसी वैलिड रीजन से दूसरा पक्ष उससे अलग रह रहा है ये उसको सिद्ध करना रहेगा।
तब कोर्ट डिसाइड करती है कि इसके जीवन यापन का जो तरीका है उसके समतुल्य उस दूसरे पक्ष का जीवन यापन का रहेगा, उसको भरण पोषण अपना कितना देना है ये तय कोर्ट करता है। लेकिन उसकी 100 करोड़ की प्रॉपर्टी 50 करोड़ उसको देना पड़े, ये कोर्ट डिसाइड नहीं करता, ये मिथ है, गलत है। अगर हम किसी पे एफआईआर करते हैं, सुनते हैं कि किसी व्यक्ति के ऊपर एफआईआर हुई और एक वर्ड यूज होता है कंप्लेंट, एफआईआर में और कंप्लेंट में क्या अंतर है? क्या दोनों एक हैं या कुछ इसमें नहीं, ये difference है? टेक्निकली थोड़े से दोनों डिफरेंट चीज़ होती हैं। अच्छा। क्या होता है कि कंप्लेनेंट जो शिकायत करता है, अपनी शिकायत लेके यदि उसके साथ कोई आपराधिक या गतिविधि हुई है, उसके साथ कोई अफेंस कमिट किसी ने किया है, तो वो सबसे पहले अपने नज़दीकी जिस थाने में घटना कारित हुई है उस घटना के संबंधित थाने में जाता है और अपनी जो है रिपोर्ट दर्ज कराता है। यदि उस संबंधित थाने का प्रभारी उसको रिपोर्ट लिखने से मना कर देता है, तब वो न्यायालय में जाके एक कंप्लेंट के रूप में उस चीज़ को लिखता है, घटना को, और न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करता है। उसको अपन कंप्लेंट बोलते हैं और उसको हिंदी में बोलते हैं इस्तिघासा। लेकिन इसके बीच का भी एक रास्ता होता है। यदि उस शिकायतकर्ता की शिकायत पुलिस दर्ज नहीं करती है किन्हीं भी कारणों से, तब उसको संबंधित थाना प्रभारी को शिकायत देनी चाहिए। उस शिकायत पे यदि कोई कार्रवाई थाना प्रभारी ना करे तो संबंधित पुलिस अधीक्षक के माध्यम के पास उस शिकायत को करना चाहिए। यदि पुलिस अधीक्षक भी उस शिकायत पे कोई कार्रवाई ना करे तो वो न्यायालय आके न्यायालय के माध्यम से प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध कराने का आदेश भी न्यायालय के माध्यम से संबंधित थाना प्रभारी को करा सकता है, बशर्ते उसकी जो शिकायत है वो सही होनी चाहिए। तो ये एक माध्यम और बीच का होता है। कंप्लेंट और एफआईआर के बीच का भी एक जो जरिया होता है, उसको 156(3) सीआरपीसी के अंतर्गत न्यायिक मजिस्ट्रेट को पावर दी गई है कि वो उसको निर्देश दे सकता है प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध कराने का। जो जैसे अपन पुलिस स्टेशन जाते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि अपन पुलिस स्टेशन कोई मामले को लेके गए और पुलिस वाले कह देते हैं कि हाँ हमने आपकी कंप्लेंट दर्ज कर ली, और ऐसे ही जनरल नाम वगैरह पता वगैरह लिख लेते, मामला लिख लेते हैं और एफआईआर नहीं करते। तो वो उसके बारे में थोड़ा सा जानना चाहिए कि वो क्या है, क्या वो सही है या एफआईआर ही लिखवाना चाहिए कि वो कंप्लेंट ठीक है पुलिस अपनी जनरल लिख रही है? नहीं, ये डिपेंड करता है कि आपके साथ किस श्रेणी का अपराध हुआ है। यदि असंज्ञेय, इसमें फिर टेक्निकली टर्म्स में जाए तो एक संज्ञेय अपराध होता है या असंज्ञेय अपराध होता है। यदि वो आपकी ने जो शिकायत पुलिस अधिकारी के समक्ष रखी है, यदि वो हूबहू उसने टाइप करी है और उसकी एक प्रति आपको दी है, यदि वो हूबहू है तो वो बिल्कुल सही है शिकायत। यदि उसने आपने जो बताया और उसने वो दर्ज नहीं की तो आप उस पर हस्ताक्षर भी मत करिए। एफआईआर जो होता है संज्ञेय अपराधों का होता है और उसकी एक कॉपी आपको तुरंत प्रोवाइड कराई जाएगी आपके हस्ताक्षर के बाद। तो वो प्रथम सूचना रिपोर्ट, उस पर स्पष्ट उल्लेख रहता है प्रथम सूचना रिपोर्ट, एफआईआर, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। एफआईआर लिखवाते समय हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? कौन सी मिस्टेक्स जो आमतौर पर लोग कर देते हैं एफआईआर लिखवाने में, जो अवॉइड करना चाहिए, कोशिश करना चाहिए कि ये मिस्टेक्स आप अपनी एफआईआर में ना होने दें, ऐसी कुछ? नहीं, मेरा एक व्यक्तिगत मेरी सलाह है कि जो घटना आपके साथ कारित हुई है, जिस व्यक्ति द्वारा वो घटना कारित कराई गई है, आप उसका हूबहू उल्लेख उस प्रथम सूचना रिपोर्ट में करें। अतिशयोक्ति ना करें, किसी के कहने पर कम भी ना करें। जो घटना आपके साथ जिस व्यक्ति ने कारित की है, यदि आप वो ही लिखाएंगे तो कानून आपको उसका उचित उपचार देगा। यदि आप अतिशयोक्ति लिखाएंगे तो निश्चित तौर पे आप झूठे साबित होंगे, तो आपकी सच्ची घटना भी झूठी साबित मानी जाएगी। तो मेरी ये सलाह है निजी तौर पे कि जो घटना जिस व्यक्ति ने जिस समय पे जितनी की है उतना ही प्रथम सूचना रिपोर्ट में लिखें। अब मेरा कहने का सीधा सीधा मतलब आप स्वच्छ हाथों से सही बात आप एफआईआर में लिखाएं। क्या पुलिस बिना वारंट के किसी को अरेस्ट कर सकती है? जैसे
अगर हम और आप बैठे हैं और पुलिस अचानक से आके कहती है कि हम आपको अरेस्ट करने आए हैं, और अगर पुलिस के पास वारंट नहीं है तो क्या उसके बाद भी पुलिस अरेस्ट कर सकती है? ये अपराध की श्रेणी पर निर्भर करता है कि आपके विरुद्ध जो शिकायत आई है वो किस अपराध की श्रेणी का है। कई अपराध की श्रेणी में पुलिस बिना वारंट के अरेस्ट कर सकती है, उसको पावर है, कर सकती है। लेकिन आपको बताया जाएगा, आपको अरेस्ट करने से पहले आपको बताया जाएगा कि आप किस अपराध के अंतर्गत आपको अरेस्ट किया जा रहा है। उसकी सूचना आपके आपके जो रिलेटिव्स हैं नज़दीकी, उनको भी दी जाएगी और आपको भी दी जाएगी। क्या पुलिस बिना चार्ज की लॉकअप में भी रख सकती है? जैसे अगर मान लेते हैं कि आपने बताया कि पुलिस को पावर होता है अरेस्ट करने का, तो पुलिस बिना वारंट के अरेस्ट करके लॉकअप में रख सकती है क्या? नहीं, पुलिस का बिना किसी चार्ज को लगाए, मतलब ऐसे ही शक के बिहाफ में। पुलिस को किसी भी अपराध का विवेचना करने का पूरा अधिकार होता है। उस विवेचना में आपकी संलिप्तता यदि आती है तो आपको अरेस्ट करने से पहले आपसे वो पूछताछ करेगी, आपके विरुद्ध जो है सबूत इकट्ठे करेगी। यदि ऐसा कोई सबूत उसको मिलता है या वो उस सबूत की गहराई में जानना आपसे चाहती है तो वो आपको अरेस्ट करेगी। और लॉकअप जो 3rd डिग्री है वो तो अब तो ख़त्म हो गई है, आपसे सामान्य तौर पे पूछताछ करेगी वो, और न्यायालय के समक्ष 24 घंटे के अंदर आपको पेश करेगी। और पेश करने के बाद आपसे पुलिस रिमांड लिए न्यायालय को बताएगी कि इनकी क्यों हमें आवश्यकता है रिमांड पे लेने की, तो वो न्यायालय के समक्ष लेके PR लेगी। ये जो अभी सुनने में आता है कि जैसे पुलिस ने कस्टडी में रखा, आपने अभी बताया कि 3rd डिग्री टॉर्चर जो है वो बंद हो गया है, और ये चीज़ एक सुनने में आती है कि पुलिस लॉकअप में रखने के बाद इस तरीके से टॉर्चर करती है कि वो मेडिकल रिपोर्ट में ना आए। जैसे जो हमने अभी सुना है कि पुलिस क्या करती है कि जैसे आपको नींद आती है तो एक बाल सिर का उखाड़ देती है, एक बाल में आपको पेन भी होगा, आप सो भी नहीं पाओगे, या थोड़ा सा गुनगुना पानी, जितने में आपकी नींद भाग जाए, जैसे आप सोने लगते हो तो वो उतना गुनगुना पानी आपके चेहरे पे मार देते हैं जिससे आप सो ना पाओ। क्या ऐसा मतलब होता है? आपको आपके अधिकार हैं, आपके अधिकारों का हनन नहीं होने दिया जाएगा, ये अपना संविधान कहता है। यदि आपके साथ ऐसी कोई घटना आती है तो आप सबसे पहले अपने वकील से संपर्क कर सकते हैं। आपको 24 घंटे के अंतर्गत 24 घंटे के अंदर संबंधित न्यायालय में आपको पेश किया जाएगा, आपको मेडिकल करा के पेश किया जाएगा। तो आप ये शिकायत डॉक्टर से कर सकते हैं, आपके साथ हुई टॉर्चर की शिकायत आप संबंधित मजिस्ट्रेट से कर सकते हैं, और फिर मजिस्ट्रेट उस पुलिस अधिकारी के विरुद्ध एक्शन लेगा। कानून से ऊपर ना तो पुलिस अधिकारी है, ना कानून से ऊपर कोई व्यक्ति है, कानून सबके लिए समान है। तो ये मेरे हिसाब से यदि ऐसा किसी के साथ होता है तो यदि जब तक वो बताएगा नहीं संबंधित व्यक्ति को, न्यायालय को, तो उसकी बात का कैसे भरोसा किया जा सकता है। आम व्यक्ति जो कभी कोर्ट नहीं गया हो और उसको जज के सामने पेश किया जाए, या मुजरिम के तौर पे, या विक्टिम के तौर पे, पीड़ित के तौर पे, या फिर किसी गवाह के रूप में, तो आम आदमी ऐसी कौन सी आमतौर पर गलती करता है जज के सामने बयान देने में या बोलने में जो उसको नहीं करना चाहिए? इसका एक बेसिक एक थंब रूल है, प्रिंसिपल है कि आप अदालत आपके प्रोटेक्शन के लिए है। आपके साथ किसी भी जगह पे आपके साथ गलत नहीं होगा। कानून आपको प्रोटेक्शन देता है, और कानून के नज़र आप पास जाएंगे तो आपको स्वच्छता से जाना है, आपको झूठ कहीं पे भी नहीं बोलना है। यदि आप सच के साथ जाएंगे तो आपको इन सब चीज़ों की ध्यान रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। न्यायालय कानून का संरक्षक है, और जब वो न्यायालय आपका संरक्षक है तो आप उसके सामने सच हाथों से जाएं, झूठ ना बोलें। इतना बस ध्यान रखना है, आपको कहीं झूठ नहीं बोलना है, और कहीं भी कोई चीज़ ध्यान रखने की आवश्यकता आपको नहीं है। मतलब कोशिश करना है कि जज के सामने, मतलब कोशिश क्या करना ही है कि जज के सामने आप कोई भी झूठ ना बोलें आप, और कोई भी झूठा सबूत पेश ना करें। अगर हम किसी को पैसे उधार देते हैं और वो व्यक्ति वापस नहीं करता है, तो कानूनी तरीके से कैसे हम उससे पैसे वापस ले सकते हैं कि जो लीगल हो
और लीगल तरीके से मुझसे अपने पैसे वापस निकलवा लें। आप यदि किसी व्यक्ति की सहायता करते हैं उधार के रूप में, तो आप उसकी व्यवस्थित आप जो है दस्तावेज तैयार करें, एक कॉन्ट्रैक्ट तैयार करें, उस कॉन्ट्रैक्ट को जो है आप अपने पास रखें, और जितने भी आप कानूनी तरीके से मतलब सही ट्रांजैक्शन करें, लीगली ट्रांजैक्शन करें, और वो दस्तावेज आप अपने पास रखें, तो आपको निश्चित तौर पे आप वापस उससे ले सकते हैं। नहीं, अगर कोई व्यक्ति से बार बार पैसे मांग रहे हैं और वो हमारे पैसे वापस नहीं दे रहा, तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? किस तरीके की हेल्प लेना चाहिए कानून से, पुलिस वालों से, कि हमारे जो पैसे हैं वो वापस आ जाएं? नहीं, पुलिस की हेल्प की जरूरत, ये सिविल टाइप का नेचर का केस कहलाता है। ये आपसी दो लोगों का कॉन्ट्रैक्ट है, समझौते से हुआ कॉन्ट्रैक्ट है। यदि वो समझौते को ब्रीच करता है, यदि ब्रीच आप कॉन्ट्रैक्ट में आता है, तो आप उससे सिविल सूट उसके खिलाफ दायर कर सकते हैं, उसको नोटिस भेज सकते हैं, और उसी नोटिस के माध्यम से आप सिविल कोर्ट से डिमांड कर सकते हैं कि हमने इनको पैसा दिया था और ये आप हमें दिलवाया जाए। तो सिविल न्यायालय आपको उस पैसे की रिकवरी में ब्याज से कराता है। इसमें समय लगता है, लेकिन मिलता जरूर, लेकिन मिलता है। मतलब उन तरीकों से ये बेहतर है कि आप जिसमें किसी व्यक्ति के घर पे पर्सनली जाते हैं, मारपीट करते, गाली गलौज करते हैं और इलीगल तरीके से अपना पैसा जो है वापस लेने की कोशिश करते, वो तरीका नहीं अपनाना चाहिए। उसके अपेक्षा इस तरीके से जाए, लेकिन समय लगेगा बस। वो तो अपने आप कानून आप हाथ में ले रहे हैं, तो आप पैसे ले लेंगे और आपने कानून हाथ में ले लिया, तो उल्टा आपको पैसे देने पड़ जाएंगे उसको। तो ये कानून अपने हाथ में ना लें, कानून से आप पैसा लें, कानून अपने हाथ में ना लें, मेरी ये निजी सलाह है। अगर कोई हमारे साथ किसी तरीके का फ्रॉड करता है, तो उस पर हम क्या एक्शन ले सकते हैं, और वो अगर सामने वाले व्यक्ति ने हमारे ऊपर फ्रॉड किया है तो वो केस हम कैसे जीत सकते हैं? सबसे पहले जब आपको पता चलता है कि आपके साथ फ्रॉड हुआ है, तो आप संबंधित जो है नज़दीकी थाना है, उस थाने में उस धोखे की आप जो है प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध कराएं। आप विस्तृत उस थाना जो आपका अधिकारी है, थाने का पुलिस अधिकारी, उसको आप विस्तृत बताएं कि आपके साथ किस तरीके से किस व्यक्ति ने आपके साथ धोखा किया है, और उस धोखे से आपके साथ आपकी किस संपत्ति को या आपको नुकसान पहुंचाया है। इस धोखे की शिकायत आप वो दर्ज करेगा, प्रथम सूचना रिपोर्ट में पंजीबद्ध करेगा, उसकी विवेचना करेगा, उसको आपकी सच्चाई आपका जो है बहुत बड़ा हथियार रहती है। जो आपके साथ हुआ है आप सच सच बताते जाएं, तो कानून आपकी उतनी ही मदद उसको उपचार में। अभी एक न्यूज़ आई थी कि किसी व्यक्ति ने, जिसका शायद खाली प्लॉट ढला था, उसने देवी देवताओं की तस्वीर जो है, जो क्या कहना चाहिए कि लोहे की चद्दर वगैरह होती है, उन पर लगा दी। मतलब एक अनुचित जगह पर देवी देवताओं की तस्वीर लगा दी, जिससे देवी देवताओं का अपमान हो रहा है। तो इस चीज़ में आम व्यक्ति क्या प्रतिक्रिया दे सकता है, इस चीज़ को कैसे रोक सकता है, या क्या एक्शन हमें उठाना चाहिए अगर हम ऐसी कोई चीज़ देखते हैं और उससे हमारे सेंटिमेंट हर्ट हो रहे हैं, तो हमें क्या करना चाहिए इसके खिलाफ में, इसे रोकने के लिए? यदि आपके सेंटिमेंट यदि आपके हर्ट हो रहे हैं उस चीज़ से, तो आप उसकी सूचना सबसे पहले तो नज़दीकी पुलिस थाने को ही देंगे। आप अपनी, यदि वो कॉग्निजेंस श्रेणी में आएगा, यदि उसकी जांच में वो आएगा कि उसका उद्देश्य आपके सेंटिमेंट को हर्ट करना है, तो उसके विरुद्ध जो है कार्रवाई की जाएगी। और इसका संज्ञान आप अपने थाने के माध्यम से ही। क्या ये अपराध है, मतलब ऐसी जगह पे, अनुचित जगह पे देवी देवताओं की या किसी भी जिनको लोग भगवान मानते हैं या अपने अपने धर्म में, तो किसी देवी देवता की, भगवान की, गॉड की, किसी की भी फोटो ऐसी जगह पर, आपत्तिजनक जगह पर लगाना अपराध है क्या? नहीं, ऐसा कोई अपराध तो नहीं है, उसका भी एक अधिकार है, वो अपने तरीके से उसने सही लगा दिया। आपकी भावनाओं को कुछ हानि पहुंच रही है तो आप उससे संपर्क कर सकते हैं, अपना पक्ष रख सकते हैं कि भाई ये चीज़ गलत है, उसको समझा सकते हैं, तो
उसकी नासमझी दूर की जा सकती है। मतलब ये कानूनन तौर पे अपराध नहीं है? कानूनन तौर पे ही अपराध नहीं, बशर्ते उसका मोटिव ना हो अपराध करने का, उसका इंटेंशन यदि गलत है कि उसका इंटेंशन ही आपकी भावनाओं को भड़काना है तो वो गलत है। लेकिन यदि उसका इंटेंशन वो चीज़ करने का नहीं है, गलती से वो ऐसा कर दिया है उसने, तो वो अपराध की श्रेणी में। अपराध कोई भी अपराध है। मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बताता हूँ। एक अस्पताल में भी एक व्यक्ति मारा जाता है, डॉक्टर के हाथ से वो मर जाता है, और एक अपराधी उसको मार देता है। उस दोनों में क्या अंतर होता है? दोनों में एक इंटेंशन का होता है, उसका मोटिव। डॉक्टर का मोटिव उसको बचाने का था और उस हथियार से वो मर जाता है। लेकिन किसी व्यक्ति का उस हथियार से, उसी जो रेजर वाली हथियार है, उसको मारने का रहता है। तो किसी भी आपराधिक प्रकरण में उसके पीछे का मोटिव सबसे इम्पोर्टेंट होता है। यदि मोटिव उसके मारने का है तो वो मर्डर में जाएगा, मोटिव उसको बचाने के लिए है तो वो अपराध नहीं होगा। तो मोटिव सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है। इसी प्रकार यदि उसका मोटिव आपकी भावनाओं को भड़काने का था तो अपराध की श्रेणी में आएगा। लेकिन उसका मोटिव आपको भड़काने का नहीं था, उसकी अनभिज्ञता में वो हुआ, तो वो अपराध में नहीं आएगा। अगर कोई दुकानदार सिंगल यूज प्लास्टिक का भारी मात्रा में उपयोग कर रहा है तो आम नागरिक उसको किस तरीके से रोक सकता है, और इसमें क्या एक्शन हम ले सकते हैं कि जिससे सिंगल यूज प्लास्टिक का जो उपयोग है उसको रोक सके? सिंगल यूज प्लास्टिक पर्यावरण के खिलाफ है। इसमें आप संबंधित नगर निगम या नगर पालिका अधिकारी को उक्त जो सिंगल यूज प्लास्टिक यूज़ करने वाले व्यापारी की आप शिकायत दर्ज करा सकते हैं। फिर वो संबंधित अधिकारी उसके खिलाफ एक्शन लेगा और उस कानून के अंतर्गत उसको पेनाल्टी लगाएगा और जब्त करेगा। ये जो काम चल रहे हैं अभी, जैसे सड़क निर्माण है या कोई सड़क खराब है, उसमें गड्ढे हैं और सरकार के द्वारा उन गड्ढों को सुधारा नहीं जा रहा, या कोई नाली बन रही है और वो कंप्लीट नहीं करी, ज्यों की त्यों छोड़ दी गई है, कोई भी सरकारी काम जिसको ठीक ढंग से नहीं किया जा रहा है या बीच में छोड़ दिया जा रहा है, हमें कोर्ट में कंप्लेंट करना चाहिए या आरटीआई फाइल करना चाहिए? सही तरीका क्या है कि जिससे हम जो काम चल रहा है, जिससे सही तरीके से नहीं हो पा रहा है, गवर्नमेंट के द्वारा एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहा है सही तरीके से, उसको हम अगर सही तरीके से करवाना चाहें या ये चाहें कि ये रुका हुआ काम होने लगे, या जो हमारे आसपास की जो स्थिति खराब हो रही है अच्छे से काम ना होने के कारण, तो उसके लिए हमें कोर्ट में कंप्लेंट करना चाहिए कि आरटीआई फाइल करना चाहिए? वो एक सूचना प्राप्त करने का एक कानून है। तो आप संबंधित जो विभाग है उससे उस कार्य की आप पूरी डिटेल मांग सकते हैं। फिर आप ये क्वेश्चन भी कर सकते हैं कि भाई ये कार्य क्यों रुका हुआ है। यदि उस कार्य से आपको और आपके पास रहने वाले लोगों को उस असुविधा हो रही है तो उस असुविधा के आप जो है आप अपने नज़दीकी कलेक्टर है या कमिश्नर है उनको आप ये शिकायत दर्ज करा सकते हैं। यदि वो भी कोई एक्शन नहीं लेते हैं तो आप एक पीआईएल के माध्यम से हाई कोर्ट में आप डाल जा सकते हैं। जिला न्यायालय में इस प्रकार के उपचार मेरी जानकारी में नहीं है। आप पीआईएल के माध्यम से उक्त संबंधित शिकायत में न्यायालय के माध्यम में न्यायालय के पास जा सकते हैं। आजकल माहौल जो है पहले से थोड़ा सा एग्रेसिव होता जा रहा है, और जो बच्चे हैं, स्कूल जाने वाले बच्चे, वो कई बार कुछ आपत्तिजनक चीज़ें अपने साथ लेके चलते हैं जो कि नहीं लेके जाना चाहिए। उदाहरण के तौर पे कोई बच्चा अपने स्कूल में रेडियम कटर ले जाता है, रेडियम कटर उसके पास पाया जाता है, या कोई हथियार जैसे कि गन वगैरह जो कि लाइसेंस्ड हो या बिना लाइसेंस की हो, तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए उस बच्चे के साथ? नहीं, बच्चे की तो गलती नहीं मानी जाएगी, उसमें उसके माँ बाप की गलती मानी जाएगी। और यदि गन बच्चे को चलाने तो मिलती नहीं, उसके पिता को मिलती है, तो पिता की गलती है कि वो बच्चे के पास कैसी पहुंची है और बच्चा किस इंटेंशन से उसको लेके जा रहा है। और बाल अपराध तो क्षम्य माने जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि बालक अपराध की दृष्टि से वो लेके नहीं गया,
परंतु इसके पीछे की जांच करनी चाहिए और शिकायत प्रिंसिपल से करें, प्रिंसिपल माता पिता को बुलाए और उसके पीछे का कारण जानना पड़ेगा। तो ये प्रिंसिपल से शिकायत कर सकते हैं और उसकी गलती माँ बाप की गलती है कि भाई वो गन उसके पास कैसे पहुंची और किस उद्देश्य से पहुंची। बाल अपराध तो क्षम्य है। नहीं तो इसमें जैसे अगर कोई बच्चा है 10th 11th का है, 12th का है या 9th का है, उसके पास रेडियम कटर मिलता है या गन मिलती है, तो ये जो इस चीज़ की शिकायत है क्या पुलिस से करना चाहिए? हाँ, पुलिस से बिल्कुल करना चाहिए। पुलिस उसके आपराधिक प्रकरण उसके ऊपर पंजीबद्ध करेगी और जुवेनाइल कोर्ट में उसके खिलाफ प्रकरण पंजीबद्ध होगा। बिल्कुल करनी चाहिए। तो ये इसमें मतलब फिर जैसे अगर गन मिलती है या रेडियम कटर मिलता है तो उसमें क्या कोई सज़ा भी होती है बच्चे को? ये जुवेनाइल कोर्ट डिसाइड करेगा। जो जुवेनाइल किशोर न्याय बोर्ड है, वहाँ के जो पीठासीन अधिकारी है, उस कानून के अंतर्गत फिर वो डिसाइड करेंगे कि इसमें उसको क्या, इस अपराध में इसको क्या सज़ा मिलनी चाहिए यदि वो अपराध प्रमाणित होता है तो। अच्छा, अगर कोई व्यक्ति अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी में, खेत में या घर पे कोई भी नशीले पदार्थ की, गांजे की अगर खेती करता है तो ये इसमें कितनी सज़ा होती है और क्या इसमें जुर्माना भी लगता है? अगर हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति इस तरीके का कार्य कर रहा है तो हमें उस पर क्या प्रतिक्रिया देना चाहिए और इस चीज़ ये किस धारा के अंतर्गत ये अपराध आते हैं? ये जो गांजा है वो तो नारकोटिक्स के अंतर्गत आता है। इसके लिए एक स्पेशल एक्ट, स्पेशल अदालत बनाई गई है जो कि NDPS एक्ट के नाम से इसको जाना जाता है। और गांजे की मात्रा सजा कर निर्भर करती है। यदि गांजा 2 किलो से कम है तो 3 साल तक का है, 2 किलो से ज़्यादा है कमर्शियल क्वांटिटी, मिनिमम क्वांटिटी और कमर्शियल से ज़्यादा क्वांटिटी, 3 कैटेगरी में इस एक्ट में गांजे को, मतलब गांजे की मात्रा को या NDPS की मात्रा को उल्लेखित किया है। तो यदि उससे 2 किलो से कम प्राप्त होता है तो उसके सज़ा का प्रावधान अलग है। 2 किलो से ज़्यादा होता है, 2 किलो से 20 किलो के बीच में होता है तो एक अलग है, और 20 किलो से ज़्यादा होता है तो 3 प्रकार की सज़ा का प्रावधान है। और निश्चित तौर पे बहुत ही कठिन एक्ट है। तो इससे निश्चित तौर पे यदि कोई इस प्रकार का इलीगल वर्क कर रहा है तो उसके विरुद्ध जो है एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही गंभीर श्रेणी के अपराध में ही आता है। आजकल जो भाई अपन बात कर रहे थे कि लोगों में एग्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, रोड रेज के मामले भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। अगर जैसे हम कार से कहीं जाते हैं और कोई व्यक्ति अपनी कार को हिट करता है या हमारे किसी एक्शन से उसको तकलीफ़ होती है और वो वहाँ हमारे साथ गाली गलौज करता है, गाड़ी को रुकवा लेता है या हमारे ऊपर हाथ उठाता है, तो इसमें हमें क्या करना चाहिए और इस चीज़ के लिए हम कैसे बच सकते हैं कि मतलब हमें क्या पुलिस में शिकायत करना चाहिए? क्योंकि आजकल रोड रेज में ये बहुत ज़्यादा हो जाता है कि अगर किसी व्यक्ति के अपन साइड से भी निकल गए, हो सकता है कि डैश नहीं हुई और व्यक्ति को गुस्सा आ गया तो विवाद हो जाते हैं, मारपीट भी हो जाती है। तो इसमें हमें क्या करना चाहिए? आपको सबसे पहले यदि आपके साथ कोई शारीरिक आपको क्षति पहुंची है तो आपको निश्चित तौर पे आप पुलिस में शिकायत दर्ज करा सकते हैं। और आप हाईवे पे चल रहे हैं तो हाईवे पुलिस भी है, एक धारा, एक डायल नंबर भी, एक पहले डायल 100 था, 112 हो गया है, तो उस पर आप करके आप संबंधित ऑफेंस की आप जो है सूचना दे सकते हैं। और कोशिश करें कि इस चीज़ों को आपसी निजी तौर पे यदि छोटा मोटा है तो आप आपस में निपटाएं। यदि लेकिन ऑफेंस बढ़ रहा है, बड़े तरीके से करा जा रहा है, तो तुरंत पुलिस को सूचित करना तो आपका पहला कर्तव्य है। तो पुलिस को सूचित करके डायल 100 से बुला सकते हैं। आप बुला सकते हो, संबंधित अपराध पंजीबद्ध आप करा सकते हैं यदि आपके विरुद्ध अपराध किसी ने कारित किया। कोई सरकारी कर्मचारी दूसरे सरकारी कर्मचारी पर या अपने जूनियर पर किसी प्रकार का दबाव डालता है या उसका दुरुपयोग करता है, जैसे कि
कई बार ऐसा होता है कि आप किसी के सीनियर हैं या आप अधिकारी हैं, तो आप जूनियर को घर के काम काजों में इन्वॉल्व कर लेते हैं या कह देते हैं कि आप हमारा फलाना पर्सनल काम में इन्वॉल्व कर लेते हैं या किसी प्रकार का दबाव डालते हैं। तो इसमें जो पीड़ित व्यक्ति है वो क्या एक्शन ले सकता है कि उसके ऊपर ये जो एक हिसाब का अत्याचार है ये बंद हो सके? ये अपने संबंधित वरिष्ठ अधिकारियों से उसकी शिकायत कर सकता है। और अभी तो फिलहाल में एक बिल भी जो है लोकसभा से पारित हुआ है प्राइवेट कंपनी के उसमें, कि आप तो वर्किंग आवर के बाद आप उसको कॉल भी नहीं लगा सकते हो। तो ये लोकसभा से अभी पारित हुआ है कि ना तो आप वर्किंग आवर होने के बाद उसको किसी प्रकार का मेल कर सकते हो, ना फ़ोन लगा सकते हो। और यदि इस प्रकार की घटना सरकारी कर्मचारी के साथ कोई उसका वरिष्ठ अधिकारी कर रहा है तो उसके वरिष्ठ अधिकारी से उसके आप जो है शिकायत दर्ज करा सकते हैं और उसका फिर विभागीय जांच होकर उसको पनिशमेंट मिल सकती है। एक चीज़ हमने होते हुए देखी है कि जो पत्रकार रहते हैं किसी व्यक्ति के पास जाकर कहते हैं कि आप मतलब मनी डिमांड करते हैं कि आप हमें इतने पैसे दो, नहीं तो हम आपके खिलाफ में ये खबर पेपर में छाप देंगे या ऑनलाइन सोशल मीडिया पर वायरल कर देंगे। तो इससे हम कैसे बच सकते हैं, क्योंकि ये भी एक हिसाब का टॉर्चर है। कोई व्यक्ति आपके पास आता है और आपको इस तरीके से धमकाता है, हो सकता है कि आप जो है आपके पास उतने पैसे ना हो, आर्थिक स्थिति आपकी ठीक ना हो, लेकिन व्यक्ति आप पर इस तरीके का दबाव डालता है। तो इससे कैसे बचें? इसमें क्या हम कानूनी प्रक्रिया से कर सकते हैं कि इस सबको रोका जाए? ये एक प्रकार का एक्सटॉर्शन आता है, ये एक्सटॉर्शन की कैटेगरी में है। यदि आप जो भी पत्रकार है, यदि आपकी गलत तरीके से न्यूज़ फ्रेम करके उस खबर को नहीं चलाने का आपसे पैसा मांग रहा है तो आपको वो एक्सटॉर्ट कर रहा है, ये एक क्रिमिनल ऑफेंस की कैटेगरी में आता है। तो आप नज़दीकी थाने में जाके उसकी शिकायत दर्ज करा सकते हैं कि आपको एक्सटॉर्ट किया जा रहा है, आपके पैसे की डिमांड करी जा रही है। तो ये गंभीर प्रकृति का अपराध है, उसके खिलाफ तुरंत एक्शन लिया जाएगा और उसको जो है उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। अब सारी चीज़ें ये जो अपराध होते हैं, जो आपकी शरीर से जुड़े अपराध हैं या आपकी संपत्ति से जुड़े अधिकार हैं, फ्रॉड है, तो ये आपको नज़दीकी थाना में उक्त संबंधित जो है अपराध का शिकायत दर्ज कराना चाहिए। सबसे पहली शुरुआत किसी भी जो है अपराध की एफआईआर से शुरुआत होती है। एफआईआर के बाद विचारण होता है, विवेचना होती है, विवेचना के बाद न्यायालय में उक्त चालान पेश किया जाता है, फिर उसमें जो है कानूनी प्रक्रिया चालू होती है। तो सबसे पहले आप जो है नज़दीकी थाना में जहां आपके विरुद्ध ये एक्सटॉर्शन किया गया है उसमें एक सच्ची और लिखित या ओरली तरीके से आप शिकायत दर्ज। अभी सागर मेडिकल कॉलेज में 55 आउटसोर्स कर्मचारियों को निकाल दिया गया। इसमें श्रम कानून क्या कहता है? इसमें जो व्यक्ति हैं जिनको निकाल दिया गया वो इसमें क्या अपने बचाव में कर सकते हैं? श्रम कानून इनके पास संबंधित जो श्रम आयुक्त हैं उससे उनकी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। यदि संबंधित नियोक्ता ने अपने एम्प्लॉय को बिना किसी रीज़न के, बिना किसी कानूनी चीज़ का उल्लंघन किए, मतलब शर्तों का पालन ना करके, नोटिस ना दे के यदि उसके खिलाफ एक्शन लिया है तो संबंधित श्रम आयुक्त और संबंधित श्रमनालय के विरुद्ध, अपनी नियोक्ता के विरुद्ध आप जो शिकायत दर्ज करा सकते हैं और वहाँ पे आपको कंपनसेशन, जो आपके विरुद्ध जो आपको डैमेजेस हुए उसके कंपनसेशन क्लेम कर सकते हैं और वो आपके उपचार प्रोवाइड कराएगा। अभी अतिक्रमण का जो कार्य है वो बहुत ज़ोरों शोरों से चल रहा है। अगर कोई व्यक्ति किसी घर में या किसी मकान में 20-30 साल से रह रहा है और सरकार ने उस मकान को अतिक्रमण के चलते तोड़ दिया है, तो इसमें क्या करना चाहिए ऐसी कंडीशन में? नहीं, यदि आपका वो मकान है और आपके आधिपत्य में है, आपके पास सारे दस्तावेज हैं,
तो आपसे वो कोई और अतिक्रमण की कैटेगरी में ले जाके उससे आपको तोड़ा जा रहा है, तो आप संबंधित न्यायालय में और हाई कोर्ट से आपको इसका उपचार आपको मिल सकता है, उस पर स्टे लग सकता है उसकी तोड़ पे, और आपको हुए डैमेजेस को जो है हाई कोर्ट आपके जो है मूलभूत अधिकार हैं, जिसमें इसका अधिकार भी, रहने का अधिकार भी आता है, उसके अंतर्गत आपको जो है प्रोटेक्शन देगा। तो आप अपने सारे दस्तावेज तैयार करके, यदि आपने अतिक्रमण नहीं किया है तो आप हाई कोर्ट जाके उस तोड़ फोड़ पे या अतिक्रमण हटने पे आप स्टे ले सकते हैं। नहीं, अगर जैसे वो जगह अपने नाम की नहीं है, खरीदी हुई नहीं है या उसके डॉक्यूमेंट्स नहीं है, लेकिन उस जगह पर हम 20-30 साल से रह रहे हैं, तो क्या फिर भी वो अतिक्रमण में आएगा? नहीं, बिल्कुल अतिक्रमण में आएगा। जनहित के कार्य हैं और जिस शासन की वो जगह है, तो शासन सभी की सुविधा को ध्यान में रखते हुए एक व्यवस्था बनाएगा, और उस व्यवस्था के अंतर्गत आपको, यदि आपका उसका मूलभूत कब्जा आपके पास नहीं है, दस्तावेजी आपके पास नहीं है, तो निश्चित तौर पे आपको वो गंवाना पड़ेगा, कानून भी आपकी हेल्प नहीं करेगा। तो इसमें कोई कंपनसेशन वगैरह नहीं मिलता? अतिक्रमण पे कंपनसेशन नहीं मिलता। नहीं मिलता। अगर सरकार अतिक्रमण करती है तो इसमें कितने दिन पहले व्यक्ति को नोटिस मिल जाता है, और अगर व्यक्ति को नोटिस नहीं मिला है तो क्या इस पे स्टे लग सकता है? नहीं, उसको नोटिस देना, नोटिस की तामीली कराना संबंधित अधिकारियों का दायित्व है। कानून हमेशा संरक्षण देता है और बैलेंस करता है। तो जो पीड़ित व्यक्ति है, अपनी यदि उसको नोटिस नहीं मिला है और अचानक उसका मकान तोड़ा जा रहा है, तो वो उसके साथ गलत हुआ है, तो वो संबंधित न्यायालय में जाके डैमेजेस क्लेम कर सकता है। परंतु ये निश्चित हो जाए कि उसको नोटिस किस तरीके से तामीली करा गया है। अधिकारी निश्चित तौर पे अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं और वो उसको तामील करा के ही उक्त कार्रवाई करते हैं। कोई भी अधिकारी अपने हाथ में कानून नहीं लेता है। क्या अमीर लोग कानून का दुरुपयोग करते हैं? नहीं, कानून की श्रेणी में सभी लोगों को समानता है, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, किसी भी वर्ग से आता हो, कानून की नज़र में सब समान है, और कानून यदि वो दुरुपयोग कर रहे हैं तो उसका परिणाम वो भुगतेंगे। कुछ ऐसे कानून आप बताएं जो आम नागरिकों को पता होना ज़रूरी है, कि मतलब उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। ऐसी प्रजम्पशन की जाती है कि सारी कानून की जानकारी सारे व्यक्तियों को है, और ऐसा चाहे वो पढ़ा लिखा है, चाहे वो अनपढ़ है, चाहे वो समझदार है नहीं है, लेकिन ये माना जाता है कि हर कानून की जारी हर व्यक्ति को है। नहीं तो ये तो सबसे बड़ा बचाव होगा कि ये तो हमें पता ही नहीं था, ये तो कानून है पता ही नहीं था, तो ये हमारा अपराध नहीं है। नहीं, ऐसा प्रिज्यूम किया गया है कि सारे जो कानून की जानकारी हर व्यक्ति को है। हाँ, लेकिन कुछ अभी जो नए कानून आए हैं उनके अवेयरनेस की उन श्रेणियों में ज़्यादा ज़रूरत है जहाँ पे अवेयरनेस नहीं है। मैं उसी में फिर से पॉक्सो को लेके आऊँगा। जो पॉक्सो अधिनियम में मैं देखता हूँ, मेरा अनुभव है कि अपने सागर जेल में ही करीब 80% ऐसे युवा उसमें जेल में बंद हैं जिनको सच में उस कानून की जानकारी नहीं थी। उनने बस सोचा ये आदिवासी समुदाय से भी आते हैं, उनके मतलब उनकी पद्धति में वो उस टाइप की चीज़ें होती रहती हैं। उनको नहीं पता कि लड़की की कंसेंट ली, उनने बोला लड़की राजी है, 17 साल की लड़की है, 19 साल का लड़का है, और दोनों में प्रेम संबंध हुए और दोनों भाग गए, और जब वो पकड़े गए तो वो पॉक्सो के अंतर्गत उसको सज़ा हो गई। जबकि उसने तो प्रेम किया था, उसने तो समझा कि लड़की राजी है और हम राजी है, लेकिन वो इतने कठिन कानून के अंतर्गत वो पनिश होगा। तो इस चीज़ की प्रचार प्रसार करने की जो है आवश्यकता है कि भाई पॉक्सो अधिनियम में माइनर की कंसेंट नहीं मानी जाएगी, उसकी सहमति नहीं मानी जाएगी, एक अपराध है। इसका प्रचार प्रसार करना और अपडेट रहना हर वर्ग में ज़्यादा जरूरी। आप 3 ऐसे कानून बताएं जो हर महिला को पता होना चाहिए। ऐसे कानून हैं कि कार्यस्थल पे कोई यौन उत्पीड़न ना हो, उसके संरक्षण का भी कानून है। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट इंटरनेशनल कानून भारत में लेके आए हैं, और जो सेक्सुअली उसके साथ जो ऑफेंस हो रहे हैं उसके कानूनों का, उसको अधिकारों का अपने पता, कानून का मतलब उसके अधिकार, उसका संरक्षण कहाँ पे है। तो ये कार्यस्थल पर
लैंगिक अपराधों से उसका संरक्षण, उसके साथ जो अन्य जगहों पे जो अपराध उसके साथ होते हैं कि उनको सारे मतलब डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के बारे में भी उनको पता होना चाहिए। 3 ऐसे कानून जो नाबालिगों को पता होना चाहिए। नाबालगों के संरक्षण के लिए बहुत सारे कानून हैं। उसमें जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है, उससे भीख मांगने की रोकथाम के प्रति है, उनके पढ़ने के प्रति उनका संरक्षण है, उनके खाने की, उनके हेल्थ चेकअप के लिए उनके बहुत सारे कहा। उनको हर जगह पे नाबालिगों को इस समाज में व्यवस्थित होने के लिए, पढ़ने के लिए, खाने के लिए अधिकार दिए गए हैं। संबंधित विभाग जो एक चाइल्ड वेलफेयर कमेटी होती है उसके अंतर्गत जाके जो उनको देख रहा है कि उनके प्रति अपराध हो रहा है या उनको ये चीज़ सुविधा नहीं मिल रही है, चौराहे पे भी यदि कोई बच्चे भीख मांगते हुए अपन को जनरली समझ में आते हैं तो उसकी शिकायत हमें कलेक्टर से करना चाहिए, चाइल्ड फेयर कमेटी से करना चाहिए। सरकार इन पे लाखों रुपए खर्च कर रही है, इनके व्यवस्थित स्वास्थ्य के लिए, व्यवस्थित शिक्षा के लिए, व्यवस्थित रहने के लिए, इनके विरुद्ध होने वाले अपराधों से रोकथाम के लिए लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर रही है। उनका क्रियान्वयन थोड़ा सा ठीक नहीं हो रहा है। तो ये हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि यदि वो आसपास अपने नाबालिगों पे इस तरीके के कार्य करते हुए देखता है तो उनकी शिकायत जो है कलेक्टर को, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को या संबंधित थाने को भी आप दे सकते। अगर कोई आपके पास मर्डर केस आता है, आपके पास से मतलब किसी भी वकील के पास, और आपको ये पता है कि उस केस में व्यक्ति अपराधी है, मतलब व्यक्ति ने वो मर्डर किया है या वो अपराध किया है, तो ये जानते हुए भी क्या आप उसको डिफेंड करते हैं? और अगर डिफेंड करते हैं तो आप क्या सोच के उसको डिफेंड कर पाते हैं? क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि आप कुछ गलत कर रहे हैं? किस तरीके से आप इस केस को लेते हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि कई लोग हमें, चूँकि मैं डिफेंस लॉयर हूँ, तो मेरे परिवार के लोग या आसपास के लोग भी वो पूछते हैं ये क्वेश्चन कि भाई आपको तो पता था कि उस व्यक्ति ने मर्डर किया है या उसने किसी का रेप किया है, फिर भी आपने उसको बचा लिया, तो ये आप गलत कर रहे हैं। तो इसका जस्टिफिकेशन ये है कि राइट टू डिफेंड एक समाज में एक न्याय व्यवस्था को कायम करने का एक तरीका होता है जो न्यायालय खुद तय करती है। उसने हमें एक बैंड दिया है जो कि मैं इसके ऊपर लगाता हूँ और मेरा काम है उसको डिफेंड करना। मेरा काम सही गलत का निर्णय करना नहीं है। सही गलत का निर्णय करने के लिए जज बैठा है कि उसने अपराध किया है कि नहीं किया है। उसको सिद्ध करने का भार प्रोसिक्यूशन पे रहता है। जो प्रोसिक्यूशन का जो वकील है, सरकारी वकील, वो यदि उसके साथ अच्छा उसने उसकी विवेचना की है, उसकी विवेचना परफेक्ट है, उसके गवाह बहुत ही अच्छे हैं, तो वो प्रकरण उसको सिद्ध करेगा। और ये हमारा नैतिक कर्तव्य हमें दिया गया है कि आप उसको जो है डिफेंड करें, जो सबूत लेके आए हैं उसमें संदेह पैदा करें। और ये उसके बाद निर्णय होता है कि जज का कि उस सही और गलत का फैसला जज करे। ये हमारी ड्यूटी होती है। सामान्य तौर पे हमें जो हमारा क्लाइंट है हमें बताता है कि उसका क्या रोल उस अपराध में रहता है। वो कई जगह पे ये होता भी है कि उसने किया होता है, लेकिन ये हमारा दायित्व होता है। हम उस एक्ट से बंधे रहते हैं। या तो ऐसा भी हो सकता है कि भाई हमें उसने बता दिया है, हम जाके जज को बता दें उसने तो हमें बताया है कि उसने वो अपराध किया। नहीं, हम एक एविडेंस एक्ट से बाउंड होते हैं। वो क्लाइंट और वकील का आपस का संबंध है जो डिस्क्लोज नहीं किया जाए, हमारा कर्तव्य है। और राइट टू डिफेंड क्यों है? राइट टू डिफेंड में यदि आप बोलें कि हमें तो एक कैमरे में ही गोली मारते दिखा है फिर भी आप उसको बचा रहे हैं, नहीं, ये न्यायालय बोलती है कि नहीं, उसको उसके डिफेंड करने का पूरा अधिकार प्राप्त होना चाहिए। वही एक न्याय का सबसे बड़ा सिद्धांत है। दूसरे पक्ष को उतने ही अच्छे से सुनने का अधिकार उसको देना चाहिए, जब ही न्याय बहुत अच्छे तरीके से निकलेगा। यदि उसने मर्डर किया है या उसने रेप किया है तो प्रोसिक्यूशन अपने केस को एक बियॉन्ड रीजनेबल डाउट सिद्ध करे, ये उसका कर्तव्य है। यदि वो कर्तव्य करने में विफल रहता है
तो फिर उसको फ़ायदा मिलता है। ये हमारा नैतिक कर्तव्य है, ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है, समाज के प्रति समाज के द्वारा ही दी गई जिम्मेदारी है कि हम अपना कर्तव्यों का निर्वहन करें और डिफेंड करें उस व्यक्ति को। तो हम नैतिक रूप से उस जगह गलत नहीं हो। ये किस तरीके से हो जाता है कि जैसे हम देखते हैं किसी व्यक्ति ने मर्डर कर दिया, बहुत सारे लोग ऐसे रहते हैं कि एक मर्डर कर दिया, कुछ समय के लिए जेल गए, फिर बाहर आ गए, फिर उनने दूसरी हत्या कर दी, फिर अंदर चले गए। ये आखिर क्यों हो पाता है और इसमें किसकी गलती या मान सकते हैं या होता क्या है कि जो हत्यारा है उसको सज़ा नहीं मिल पाती और वो और हत्याएं करता जाता है, उसके बाद भी वो फिर बरी हो जाता है, फिर बाहर आता है, फिर अपराध करता है? नहीं, ये तो विवेचना जो करते हैं पुलिस अधिकारी, एक अच्छे मजबूत साक्ष्य के साथ, मजबूत सबूत के साथ जो है, यदि उसके विरुद्ध चार्जशीट फाइल होती है तो उसको बचा पाना मुश्किल होता है। यदि विवेचना में जितनी कमजोरी होती है, जितनी कमियां रह जाती है, उसका फ़ायदा जो है एक्यूज्ड को मिलता है। और ये हमारा तो काम है, ये नैतिक काम है कि हम उस कमियों को उजागर करें और उसको उस चीज़ों से निकालें। परंतु ये प्रोसिक्यूशन की बड़ी जिम्मेदारी होती है, यदि वो उसने अपराध किया है तो उसके खिलाफ सख्त सबूत लेके आए, क्योंकि न्यायालय भावनाओं से नहीं चलती है, न्यायालय भाषण से नहीं चलती है, न्यायालय सबूतों पे और जो फाइल रहती है उसके एक एक साक्ष्य पे, उस संदेह के परे प्रमाणिकता पे चलती है। तो प्रोसिक्यूशन की मेरे हिसाब से इसमें जिम्मेदारी होनी चाहिए, यदि उसने अपराध किया है तो अच्छे सबूतों के साथ, अच्छे साक्ष्यों के साथ न्यायालय में जो है उसका पेश कर। अगर किसी केस में आपको पता है कि सामने वाला अपराधी है, फिर भी उसके बाद भी आप वो केस उसके पक्ष में लड़ते हैं, तो आपके मन में इमोशंस तो आते होंगे कि ये व्यक्ति अपराधी है और हम इसका पक्ष ले रहे हैं। आप उन इमोशंस को कैसे हैंडल कर पाते? हमें उस समय हमें अपना कर्तव्य दिखता है कि हमारा कर्तव्य क्या है। हमारा कर्तव्य उसको डिफेंड करना है 100%। तो हम ये सोचते ही नहीं, हमें अपने कर्तव्यों का बस निर्वहन करना रहता है कि हमें किसी भी तरीके से उसको डिफेंड करना है। उसने सही किया है, गलत किया है, ये हमें तय नहीं करना है। हमारा कर्तव्य उस समय उसको डिफेंड करना होता है, तो हम उसको डिफेंड करते हैं। और ये बड़ा बैलेंस करना पड़ता है, जो है कि हमें हमारा इमोशन और हमारी निर्दयता कैसे इसको बैलेंस करें, कि दया, इन सब चीज़ों को बैलेंस करके हमें सिर्फ अपना कर्तव्यों का निर्वहन करना है और हमें उसको डिफेंड करना है। क्योंकि ये बेसिक प्रिंसिपल है, राइट टू डिफेंड जो है हमारी न्याय व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण जो है वो होता है। क्योंकि आज एक व्यक्ति के खिलाफ कैमरा हो सकता है दूसरा व्यक्ति जो निर्दोष हो उसकी भी फ़ोटो एडिट कर बना दी जाए, तो उसको डिफेंड करने का जो है किसी भी तरीके से किसी को झूठा फंसाया जा सकता है। यहाँ तक कि हम एक आपको एग्जाम्पल देते हैं कि जो मुंबई में जो अब्दुल कसाब जो पकड़ा गया था, एक टेररिस्ट था, उसके कई वीडियो थे गोली मारते हुए। परंतु जब उसको सरकार ने सरकारी वकील प्रोवाइड कराया था, यहाँ तक कि जब अपील हुई थी तो कोर्ट ने बोला था कि भाई जो सबसे अच्छा वकील था उससे बोला था कि इसका आप डिफेंड करें, तो उस वकील ने उसका डिफेंड भी किया था, ये जानते हुए कि उसने ये सारे कार्य किए हैं। लेकिन राइट टू डिफेंड एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है जिससे इस समरसता बनी हुई है, वो राइट टू डिफेंड के दूसरे पक्ष को सुना जाना ज़्यादा जरूर। जंगल से सागौन की लकड़ी या जो भी कीमती लकड़ी है वो लोग काट के और बेच देते हैं। तो ये सब चीज़ें अगर जैसे लकड़ी पकड़ी जाती है तो उस पर कौन सी धारा लगती है और कितनी जो है क्या सज़ा मिलती है? इसका एक अलग पुलिस है जिसको वन विभाग की पुलिस कहा जाता है। तो यदि लकड़ी पकड़ी जाती है जो प्रतिबंधित है और उस प्रतिबंधित लकड़ी पकड़ी गई है, तो उससे संबंधित जो सेक्शंस हैं, इसमें संपत्ति जब्त करने का या जिस वाहन से किया जा रहा है उसे जब्त करने का, उस संबंधित पे अपराध कायम करने, इसमें मैक्सिमम जो है अपराध की श्रेणी 7 वर्ष है, कम से कम जो है 1 माह है। और जो संपत्ति जब्त करने की, नीलाम करने की ये जो प्रक्रिया है, कन्फिस्केशन प्रोसेस, ये भी अलग है।
तो ये उस पर्टिकुलर क्वांटिटी या पर्टिकुलर उस श्रेणी जिस चीज़ की अलग अलग कैटेगराइज किया गया है उस एक्ट में, वो पकड़ी जाती है तो उससे संबंधित उस पर पनिशमेंट है। अच्छा, जैसे किसी के घर में पुराने चीज़ें जो मतलब जिनको खरीदना बेचना गैर कानूनी है, लेकिन पुराने समय की रखी हुई है, जैसे उदाहरण के तौर पे हाथी दांत का कोई आइटम हो जाता है, या हिरन के सींग हो जाते हैं, शेर की खाल हो जाती है, क्या इन सब चीज़ों को घर में रखना जुर्म है या रख सकते हैं कैसे, और अगर रख सकते हैं तो कैसे रख सकते हैं? वन अपराध में आता है। और जो भी आपका ये जो क्वेश्चन है ये वन जीव संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत आता है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत आता है। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन का मतलब है कि उस जंगल में रहने वाले जीव जंतुओं का संरक्षण। यदि ये हम अपने शौकिया तौर पे यदि हम ट्रॉफीज लगाते हैं तो कहीं ना कहीं उस जीव को मारा गया है, और मारा गया है तो वो प्रतिबंधित की श्रेणी में आता है। तो हम अपने शौकिया रूप से उन ट्रॉफियों को नहीं रख सकते हैं, उस खाल को नहीं रख सकते हैं, लेकिन यदि वो किस तरीके से प्राप्त की गई है, कब प्राप्त की गई है, कैसे आई है, तो उसका एक जो है वन जो संरक्षक अधिकारी है या उस चीज़ के जो अधिकारियों से अनुमति लेके, टैग करके, लाइसेंस लेके यदि वो चीज़ की गई है तो वो अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। लेकिन यदि वो लाइसेंस्ड नहीं है तो वो अपराध की श्रेणी में आता है और गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है। इसमें वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत आपकी कार्रवाई हो सकती है, आप गिरफ्तार हो सकते हैं, आपको जेल हो सकती है। ये पूर्णतः प्रतिबंधित है। यहाँ तक कि कछुआ भी रखना, एक इसमें भी वन जीव संरक्षण अधिनियम में भी कैटेगराइज किया गया है कि कौन कौन से जानवरों को, पक्षियों को आप रख सकते हैं और किन को आप नहीं रख सकते। उस कैटेगरी के अंतर्गत यदि आप रखेंगे तो आप बहुत बड़े अपराध और बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे। लेकिन जैसे कुछ पुरानी चीज़ें हैं जैसे घर में, जैसे हाथी दांत से बना हुआ कोई आइटम है, या किसी शेर की खाल है, या हिरन के पहले से रखे हुए हैं, तो उनके लिए रख सकते हैं क्या? कुछ डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत पड़ती है उनको रखने में क्या? इसमें मतलब क्या करना चाहिए, या क्या प्रक्रिया है कि हम कानूनन तौर पर अपराधी ना बने अगर हमारे घर में ये है तो, या अगर हम अपराधी बनते हैं तो हमें क्या करना चाहिए कि हम सज़ा से बच सकें? जो वन अधिकारी हैं उनके समक्ष वो वस्तुएं आपको कहाँ से प्राप्त हुई हैं, कब प्राप्त हुई हैं, किस तरीके से प्राप्त हुई हैं, उनकी डिटेल देना पड़ेगा, उनको रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा, और रजिस्टर्ड करके आप लाइसेंस लेके, टैग करा के आप उसको घर में इस्तेमाल कर सकते हैं। उसका ये मतलब है कि ये आपके द्वारा अर्जित नहीं की गई, आपके पूर्वजों के द्वारा अर्जित की गई थी। उसको उस नियम के लागू होने के बाद आपको संबंधित अधिकारियों को सूचित करना है या उसका लाइसेंस लेना है। यदि आप लाइसेंस नहीं रख सकते हैं तो आप उस समान अपराध में संलिप्त माने जाएंगे जो कि आप पे लागू होगा और आप उस पे पनिश होंगे। तो सबसे पहले आपका नैतिक कर्तव्य है, यदि ऐसी चीज़ आपके घर में है और पूर्वजों के द्वारा आपको दी गई है तो संबंधित अधिकारियों को सूचित करें और फिर वो जो कार्रवाई करें उसको आप पालन करें। अच्छा, दिल्ली में अभी इतना ज़्यादा पॉल्यूशन बढ़ गया है, तो सिस्टम इतनी बुरी तरीके से फेल क्यों हो रहा है, और इसमें मेन अपन किसकी गलती मानना चाहिए, या किसकी गलती आपके हिसाब से है कि इतनी सब चीज़ें होने के बाद भी जो जनता का भी अब विरोध हो रहा है, सोशल मीडिया पर भी इस चीज़ ये टॉपिक जो है ट्रेंडिंग में चल रहा है, इस पर खूब बात भी हो रही है, उसके बाद भी ये पॉल्यूशन गवर्नमेंट कम क्यों नहीं कर पा रही? इसको कैसे कम कर सकते हैं? क्या गवर्नमेंट इतनी बेबस है कि इस चीज़ में वो कुछ भी नहीं कर पा रहे? नहीं, सरकार दिल्ली का चैम्बर बनने वाली बात जो अभी आ रही है पेपरों में या देखा जा रहा है, तो ये पिछले आज का नहीं है, तो काफ़ी लंबे समय से मैं भी सुन रहा हूँ कि ये चीज़ें सही नहीं हो पा रही। जबकि ये ऐसा है कि हाई कोर्ट भी वहाँ पे है, सुप्रीम कोर्ट भी वहाँ पे है, केंद्र सरकार भी वहाँ पे है, राज्य सरकार भी वहाँ पे है, फिर भी ये इस चीज़ का निराकरण क्यों नहीं हो रहा? ये बड़ा सोचने वाला विषय है। क्या कानून पर्याप्त नहीं है, या कानून का जो लागू करना नहीं हो पा रहा है?
तो मेरे हिसाब से मेरा निजी मत है कि कानून की मोटी किताब कर देने से या कानून कठिन कर देने से या कानून बना देने से कोई चीज़ का निराकरण नहीं होता है, जब तक उस कानून को लागू उस तरीके से न कराया जाए। कानून की लागू कराने की किताब सरकार की बहुत पतली है, कानून बनाने की किताब बड़ी मोटी कर रखी है, और उनकी नीयत और क्रियान्वयन ये फेलियर है। ये सरकार का ही फेलियर मैं बोलूँगा कि सरकार उचित कदम नहीं उठा रही है और पालन नहीं कर रही है। जैसे कि अभी वर्तमान में एक और मुद्दा अरावली के पर्वतों का भी छिड़ा हुआ है, उसमें जनता प्रोटेक्ट कर रही है, जनता जंगल बचा रही है, जनता पहाड़ बचा रही है, क्योंकि जनता समझ रही है कि उससे उसका क्या नुकसान होने वाला है। दिल्ली वाले इस बात में पीछे रह गए, उनको आगे कदम उठाना चाहिए। सारे सिस्टम जो कानून के अंतर्गत आ रहे हैं वो बनाना चाहिए, और कानून पोल्यूशन रोकने के कदम जनता को भी उठाने चाहिए। एक चीज़ हमने बहुत होती हुई देखी है कि कोई व्यक्ति किसी दूसरे की ज़मीन पर कब्ज़ा कर लेता है और फिर वो कब्ज़ा छोड़ता नहीं है, ज़बरदस्ती जो है उससे रजिस्ट्री करवा लेते हैं। अगर कोई व्यक्ति आपके घर पे, मकान पे या किसी प्रॉपर्टी पे कब्ज़ा कर लेता है, तो ऐसे में हमें किस तरीके से अपनी प्रॉपर्टी को वापस लें, हम किस तरीके से बिना किसी भी झंझट में पड़े या बिना मारपीट में या बिना किसी भी आपराधिक गतिविधि में आए, हम अपनी प्रॉपर्टी को कैसे वापस ले सकते हैं? खरीदने के बाद अपना कब्जा लें, कब्जा लेने के बाद उस पर निर्माण करें, और उसके जो है दस्तावेज आप तैयार करते रखें और उन दस्तावेजों को अपडेट लेते रहें। खुला प्लॉट छोड़ देना भी एक तरीके से गलत बात है, अपने कब्जे में लें। और यदि इस प्रकार से कोई आपके प्रॉपर्टी पे अनधिकृत कब्जा करता है, तो कानूनी तौर पे जो है आपके पास बहुत सारी रेमेडी उपलब्ध है, बशर्ते आप अपने दस्तावेजों में बहुत ही स्ट्रॉन्ग रहें और सारे नामांतरण से लेके सारी प्रोसेस को कंप्लीट करते रहें और उन चीज़ों को वाच करते रहें। और यदि आपके साथ ऐसी कोई घटना कारित हो रही है तो संबंधित थाने में और संबंधित सिविल न्यायालय में उक्त केस को पंजीबद्ध कराएं और वहाँ पे आपके लिए उपचार उपलब्ध। ये चीज़ लेकिन बहुत समय से चलती आ रही है और इस कारण से बहुत सारे लोगों की सुनने मिलता है कि हत्या भी हो जाती है, कि व्यक्ति कहता है कि ये ज़मीन जो है हमारे नाम पे कर दो, और सामने वाला कहता है कि हमें अपनी ज़मीन नहीं बेचना, आप हमारी जगह पे से कब्ज़ा हटाओ, हमें अपनी जगह वापस सौंपो। अगर सामने वाला व्यक्ति नहीं मानता है और उसको मार दिया जाता है। ये ऐसा क्यों हो रहा है कि इस चीज़ पर कोई भी रोक नहीं लग रही? इसमें आपको क्या लगता है कि इसमें मेजर सपोर्ट है किसी चीज़ का, या ऐसी क्या मदद मुजरिमों को मिल जाती है कि वो इस तरीके से अवैध जो है कब्ज़ा कर लेते हैं और लोगों की ज़मीन हड़प लेते हैं? माफिया जो है इस शब्द का इस्तेमाल करना चाहे, भू माफिया, तो ये संगठित लोग हैं जो शायद अपराध करने के हैबिचुअल होते हैं, या उनको डर नहीं लगता है, सोचते हैं कि पावर से हम सारी चीज़ कंट्रोल कर लेंगे। तो उनके खिलाफ निश्चित तौर पे आपको हर जो है न्यायालय में, थाने में जाके उनकी शिकायत दर्ज करानी चाहिए, और आप कानून हमें हाथ में न लेके उसको कानूनी तरीके से उन पर रोक लगाए। और ये थोड़ी सी सभी जिम्मेदारी जो है सरकार की भी है कि ऐसे माफियों को कैटेगराइज करके उनके ऊपर उनसे मिली भगत करने वाले जो अधिकारी हैं उन पे सख्त कार्रवाई करें और ऐसे माफियों से जो है सख्ती से निपटें। जैसे आपने अभी कहा कि सख्ती से निपटें, लेकिन जो भू माफिया हैं, जो भी कब्ज़ा करते हैं, वो जिसकी ज़मीन पर कब्ज़ा करते हैं उसको मारते हैं, पीटते हैं, धमकाते हैं, और कई जो अभी हमने बताया कि कई मामलों में हत्या भी कर देते हैं। तो हम कैसे उनसे सख्ती से निपट सकते हैं? क्योंकि जब इतना दबाव है, अगर हम कई केसेस में ऐसा होता है कि पुलिस के पास जाते हैं तो पुलिस FIR नहीं लिखती है, पुलिस भी कहीं ना कहीं दबाव में आ जाती है। तो फिर क्या किया जाए ऐसी कंडीशन में? नहीं, पुलिस से आखिरी उपचार नहीं होता है। मैंने आप इसके पहले भी बताया था, यदि पुलिस FIR नहीं लिख रही है तो आप SP साहब को उस चीज़ की शिकायत दर्ज कराएं कि भाई पुलिस ने ये हमारे साथ ऐसा अपराध हुआ है, और SP साहब यदि उस पर कार्रवाई ना करें
तो आप संबंधित मजिस्ट्रेट के पास जाके भी उसकी शिकायत दर्ज कराए तो मजिस्ट्रेट जो है एफआईआर करने का, विवेचना करने का जो है निर्देश संबंधित थाना प्रभारी को दे सकता है। आप कानून में ही रह के कानून से ही आप प्रोटेक्शन मांग सकते हैं और लड़ सकते हैं। इसके अलावा तो मेरी नज़र में, मेरे विचार में ऐसी कोई अल्टरनेट और कोई उपाय आपके पास नहीं है। हम देखते हैं कि गवर्नमेंट के बहुत सारे काम में या टेंडर में या बहुत सारी चीज़ों में, कार्य में, निर्माण में भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा होता है। आम नागरिक ऐसा क्या करे, हम लोग क्या कर सकते हैं कि भ्रष्टाचार को रोकें, कम करें, या इसके प्रति क्या एक्शन आम व्यक्ति ले सकता है? भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम जो है ये भी लागू है। यदि कोई सरकारी कर्मचारी यदि किसी व्यक्ति से किसी पर्टिकुलर कार्य के लिए यदि रिश्वत की मांग करता है तो आप संबंधित लोकायुक्त जो है पुलिस थाना, उसमें आप शिकायत उसकी दर्ज करा सकते हैं और उसके विरुद्ध कार्रवाई होगी। लेकिन यदि आप पब्लिकली कोई यदि आपको लग रहा है कि किसी कार्य में भ्रष्टाचार हो रहा है तो आप उसकी शिकायत संबंधित कलेक्टर से, विभाग के अधिकारी से या लोकायुक्त में आप जाके उसकी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। और इसमें भ्रष्टाचार को रोकने के लिए सरकार के ही सारे कदम बहुत क्रियान्वयन होंगे। एक पर्टिकुलर एक व्यक्ति यदि उससे लड़ता है तो उसको सामान्य तौर पे हानि ही पहुंचने की संभावना रहती है। तो भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए कानून तो हैं, लेकिन इतने कारगर नहीं है वर्तमान में कि हर जगह ऐसे भ्रष्टाचार से लड़ा जा सके। छोटे ही अधिकारी इस जद में आते हैं, बड़े अधिकारी इस जद में आते ही नहीं है इस कानून के अंतर्गत। तो हमारा ऐसा मानना है कि अभी इसमें भ्रष्टाचार जो कानून है, अभी सरकार को इस पे पहल करनी है और भ्रष्टाचार को रोकना है तो इस पे पहल करनी ज़रूरी है। जैसा हम अभी देख रहे हैं कि कुछ जो पत्रकार हैं वो अपनी जान पे खेल के जो भ्रष्टाचार है उसको उजागर करते हैं, कई जगह रिपोर्टिंग करते हैं और कोशिश करते हैं कि सरकार जहां भी भ्रष्टाचार कर रही है वो जनता के सामने आ सके, जिससे भ्रष्टाचार बंद हो। और ऐसे जाबाज पत्रकारों को इनाम की जगह ऐसे पत्रकारों की हत्या कर दी जाती है, मारा पीटा जाता है, धमकाया जाता है। ये कहाँ तक ठीक है और इन सब से एक पत्रकार कैसे बच सकता है कि वो ईमानदारी से अपनी पत्रकारिता भी करे और अपनी जान की रक्षा भी कर सके? नहीं, ये तो प्लेटफॉर्म तो अपना न्यायालय ही है, उसके लिए एक प्लेटफॉर्म है। ऐसे विजुअल ब्लूअर एक्ट्स वगैरह बने हैं जहाँ पे इस तरीके की सूचना देने पे, जहाँ पे भ्रष्टाचार होता है, उनको संरक्षण कानून देता है। और आरटीआई एक बहुत बड़ा टूल्स है, जो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट है। इससे कई जैसे 2G स्पेक्ट्रम, कोलगेट, ये बड़े बड़े भ्रष्टाचार उन्हीं के अंतर्गत जो है उजागर हुए हैं आरटीआई के अंतर्गत। और हाँ, लेकिन अभी कानून उतना पर्याप्त नहीं है कि भ्रष्टाचार को पूरी तरीके से रोका जा सके। सरकारी पहल की आवश्यकता है, नियत की आवश्यकता है भ्रष्टाचार रोकने में। और रहा बात पत्रकारों का, तो वो रिपोर्ट करके, दस्तावेज इकट्ठे करके संबंधित न्यायालय में सूचित करे। यदि लोकायुक्त तो उस पर कार्रवाई नहीं कर रही है तो इस्तिगासा पेश करे, कानून PIL फाइल करे, रिट फाइल करे। प्रावधान तो है, लेकिन लड़ना एक मुश्किल बात तो है, लेकिन मगर देश के लिए कुछ काम करना है तो लड़ना तो आवश्यक भी है। जो युवा अभी LLB कर रहे हैं, इस प्रोफेशन में नए हैं, उनके लिए आप क्या सलाह देना चाहेंगे? क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि इस प्रोफेशन में अगर कोई व्यक्ति एक्सपीरियंस्ड है और वो कोई सलाह देता है तो उनके लिए एक वरदान सिद्ध भी हो सकती है आपकी सलाह। तो आप क्या ऐसा बताना चाहेंगे युवाओं को? क्योंकि आप भी कभी युवा रहे होंगे, आपने भी कभी इस प्रोफेशन में एंटर किए होंगे, आपकी भी शुरुआत होगी। तो आपको कौन सी ऐसी चीज़ें लगती हैं जो आज की युवा को पता होना चाहिए थी और उस समय शायद आपको पता होती तो बहुत अच्छा होता? ये जो प्रोफेशन है ये बड़ा ही शानदार, मज़ेदार प्रोफेशन है, बशर्ते इसमें मेहनत बहुत लगती है।
मेहनत बहुत करना चाहिए, कर्तव्यों का निर्वहन बहुत करना पड़ता है, जिम्मेदारी बहुत बड़ी होती है। तो जिस व्यक्ति ने हमें कोई जिम्मेदारी सौंपी है, उसने अपनी ज़िंदगी हमें सौंपी है, उसके परिवार ने ज़िंदगी हमें सौंपी है, तो हम अपने दायित्वों का उतनी ईमानदारी से, उतनी मेहनत से हमें जो है उसको मुकाम पे पहुंचाना है। तो धैर्य रखना, तथ्यों को समझना, समय का इंतज़ार करना और इसमें लगातार पढ़ते रहना। कोई भी व्यक्ति कानून में पूर्ण नहीं होता। हर उम्र में मैं भी आज इस अनुभव के आधार पे मैं जीरो हूँ, पढ़ाई के आधार पे जीरो हूँ, ये मान के आगे बढ़ना है। और निरंतर नई जो जर्नल्स आते रहते हैं हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के, उनको निरंतर ही आपको पढ़ते रहना है। आपको हमेशा, चाहे आपका 70 वर्ष का भी अनुभव हो जाए, तो भी आपको एक छात्र की भांति पढ़ना पड़ता है और पढ़ते रहना पड़ता है। बहुत ही मेहनत और बहुत ही जिम्मेदारी का जो है पेशा है। तो जिम्मेदार और जो है आपको कर्तव्यों के पालन करने का ये प्रोफेशन है। तो दोनों चीज़ों को आपको निर्वहन करना पड़ेगा। तो जिम्मेदार बनना है और कर्तव्यों का पालन करना है। ये 2 चीज़ें मैं बोलूँगा कि भाई इनको ध्यान में रखते हुए इसमें। अगर आप वकील ना होते तो फिर आप किस प्रोफेशन में होते, क्या करते आप लाइफ में? मैं यदि वकील नहीं होता तो मेरे को जो है ये खगोल में और ये जो रॉकेट लॉन्च वगैरह होते हैं, ये इसमें काफ़ी इंटरेस्ट हमें शुरू से होता है। मतलब खगोल विज्ञान हमारा एक हमें मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग हमारी फील्ड है। कहीं भी खगोल से संबंधित कोई चीज़ होती है तो हमें आज भी इंटरेस्ट उतना ही है। मतलब हमारा सपना भी है कि अभी सपना उसको पूरा भी करेंगे कि अभी काफ़ी ये जो दूरबीन जो आई है उसको हम खरीदेंगे। अभी हमने सर्च किया हुआ है, 50,000 60,000 करीब की आ रही है। मेरे को काफ़ी शौक़ है इस खगोल में जाने का। तो शुरू से मैं इसमें आर्टिकल्स में, नासा में, इसरो में, इन सब चीज़ों को देखता रहा हूँ, इस टेक्नोलॉजी को समझता रहा हूँ। मेरा काफ़ी इंटरेस्ट नहीं होता, मैं खगोल विज्ञानी होने की कोशिश करूँगा भी, करता यदि नहीं होता तो। 3 सुधार जो आप कोर्ट में या अपने देश की न्याय प्रक्रिया में देखना चाहेंगे? ज़रूर पे डिजिटलाइजेशन चारों तरफ चल रहा है। हमारे सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस साहब हैं उनने डिजिटलाइजेशन पे काफ़ी फोकस किया है। पहला डिजिटलाइजेशन, पुलिस विभाग को सेपरेट करना न्यायालय के कार्यों के लिए। तीसरा जो वीडियो कॉन्फ्रेंस वगैरह से भी, कॉन्फ्रेंसिंग वगैरह से जो पेशियाँ हो रही हैं उसका बढ़ावा देना। 3 ऐसे सुधार जो आप अपने प्रोफेशन में चाहेंगे? प्रोफेशन में सुधार की आवश्यकता है कि अपने कर्तव्यों का पालन करें, नियमितता बरतें और जिम्मेदारी से कोई भी काम करें। इन्हीं पे गहराई में जाना, इन तीनों चीज़ों में हमारे प्रोफेशन के लिए बहुत बढ़िया है। और पढ़ाई लगातार करते रहें। 3 ऐसे सुधार जो आप अपने देश में देखना चाहेंगे? सबसे पहला सुधार तो मैं देखना चाहूँगा कि जो सबसे आखिरी व्यक्ति है, जिसको कानून की उपलब्धता से काफ़ी दूर है, उसको अपने सारे अधिकारों को मिलना चाहिए। कोई किसी भी व्यक्ति एक दूसरे पे राज ना करे, सभी व्यक्ति स्वतंत्र हो, ऐसी एक प्रणाली होनी चाहिए। और तीसरा सबसे भ्रष्टाचार मुक्त जो है देश होना चाहिए। 3 ऐसे सुधार जो आप भारत के लोगों में देखना चाहिए? एक दूसरे के प्रति सिंपैथी रखना चाहिए। पहला, एक दूसरे की समस्याओं में बराबर भागीदारी देना चाहिए और जो सार्वजनिक जो चीज़ें हैं, जो देश की प्रॉपर्टी है, उसको संरक्षण करने का दायित्व होना। 3 ऐसे सुधार जो आप मध्य प्रदेश में देखना चाहेंगे? पंचायती राज को थोड़ा सा ताकतवर बनाना देखना चाहूँगा। छात्र राजनीति है, उसमें छात्रों में फिर से चुनाव जो यूनिवर्सिटीज़ में है वो होना। सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। बहुत सारी नई चीज़ों के बारे में जानने को भी मिला और बहुत सारे मिथ्स भी जो थे मन में हमारे और जनता के मन में भी, वो हमने आपसे पूछे और आपने वो क्लियर करे। उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कोई व्यक्ति आपसे मिलना चाहता है या कोई कानूनी सलाह लेना चाहता है या आपकी मदद लेना चाहता है तो आपसे कहाँ मिल सकते हैं? मैं सागर जिला न्यायालय में प्रैक्टिस करता हूँ। जिला न्यायालय में आके हमसे संपर्क कर सकता है।